न्यू स्टोरी है, लाइक कमेंट्स और हाइप कर देना नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ये रीबर्थ पर बेस्ट है। आई होप आप लोगों को मेरी ये न्यू स्टोरी अच्छी लगेगी और आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे और इस स्टोरी को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लड़की अपना सूट बूट पहनकर तैयार होती है और उसके हाथ में एक हेलमेट होता है। तभी एक आदमी पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है, कैप्टन रुक जाइए, आपसे कोई मिलने के लिए आया है। वो लड़की उसे इंसान की बात सुनकर पीछे पलट के देखी है तो वहां पर उसके फैमिली मेंबर्स खड़े होते हैं और उसका होने वाला पति भी उन लोगों के साथ में ही होता है। वो लड़की स्माइल करते हुए उन लोगों की तरफ दिखती है, कहती है, मॉम डैड, आप लोगों को यहां पर आने की क्या जरूरत थी? मैं एक छोटी सी मिशन के लिए ही तो जा रही हूं। अपना मिशन कंप्लीट करके वापस आ जाऊंगी। वैसे आपको तो पता ही है ना, आपकी बेटी बहुत ही ज्यादा बहादुर है, तो मेरे लिए टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं आप लोगों को। उस लड़की की बात सुनकर वो आदमी मुस्कुराने लगता है, कहता है, हाँ मुझे पता है, मेरी अनाया बेटी बहुत ही ज्यादा बहादुर है, तो उसने एयरफोर्स को ज्वाइन किया है और देश के लिए काम कर रही है। और मुझे पता है तुम हर बार की तरह अपने इस मिशन में भी कामयाब होगी। अनाया अपने पापा की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और कहती है, यस डैड, मुझे तो कामयाब होना ही पड़ेगा क्योंकि मैं आपकी बेटी जो हूं। तभी एक लड़का आगे जाकर उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, ये तुम्हारा लास्ट मिशन होगा। उसके बाद तुम मेरे साथ मिलकर शादी की तैयारी करोगी क्योंकि अब मैं और ज्यादा दिनों तक तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, जी बॉस, आपका जो हुक्म। वहीं उन दोनों के बगल में एक लड़की खड़ी होती है जिसको ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और अपने मन ही मन कहती है, शादी तो तुम्हारी होगी मोक्ष, लेकिन मेरी बहन के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ। मैंने तुम्हें बचपन से प्यार किया है तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि अब तुम मेरे हो। जाओ। फिर वो अपनी मॉम की तरफ देखती है तो उसकी मॉम उसे देखकर एक कृति स्माइल कर रही होती है, जैसे इन दोनों मां बेटी का बहुत बड़ा प्लान हो कुछ करने का। लेकिन तभी अनाया उस लड़की के पास आती है और कहती है, रिया, क्या तुम मुझे गुड लक विश नहीं करोगी? रिया अनाया की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और कहती है, मेरी दी को गुड लक की जरूरत नहीं है, मेरी दी तो वैसे ही बहुत ज्यादा लकी है, लेकिन फिर भी बेस्ट ऑफ लक। अनाया फिर उन सबको बाय करती है और फाइटर प्लेन के अंदर बैठ जाती है और फिर अपना हेलमेट लगा लेती है और सारी चीजों को अच्छे से मैनेज करने के बाद वहां से उड़ान भर देती है। उसके फाइटर प्लेन को हवा में उड़ते हुए देखकर रिया उसको बाय करने लगती है और अपने मन में कहती है, तुम्हारा ये आखिरी सफर अच्छा हो मेरी प्यारी बहन। मैं आशा करती हूं तुम दोबारा फिर से कभी लौट कर ना आओ। सॉरी मेरी प्यारी बड़ी बहन, मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें मारना पड़ रहा है। तुमने बचपन से सबकी अटेंशन को अपनी तरफ किया है, चाहे वो डैड का प्यार हो या फिर दादा दादी का या मोक्ष का। तुम्हें सबसे सिर्फ प्यार ही प्यार मिला है और मुझे सबसे सिर्फ नफरत मिली और एक नाजायज बच्चा होने का टैग मिला। लेकिन आज के बाद सबके जुबान पर सिर्फ मेरा नाम होगा रिया सिंघानिया का, क्योंकि अब मैं सिंघानिया खानदान की इकलौती वारिस बचूंगी। अब तुम्हारी फैमिली भी मेरी होगी, तुम्हारे दादा भी मेरे होंगे और तुम्हारा प्यार ही मेरा होगा और तुम्हारे हिस्से की सारी खुशियां भी मेरी होगी और तुम्हारे हिस्से में अब मौत लिखी जाएगी। वही दूसरी तरफ आसमान में बहुत सारे फाइटर प्लेन्स उड़ रहे होते हैं और उसे फाइटर प्लेन में से एक फाइटर प्लेन अनाया का भी होता है, क्योंकि अभी सुबह के समय ही उन लोगों को एक मिशन मिला हुआ होता है। अनाया फाइटर प्लेन में बैठकर दुश्मनों के फाइटर प्लेन्स की धज्जियां उड़ा रही होती है। वो उसे प्लेन को इतने अच्छे तरीके से चला रही होती है जैसे ये काम तो सिर्फ उसके लिए ही बना हो और सबको उड़ते हुए कहती है, ये काम और सबको उड़ते हुए कहती है, मेजर अनाया सिंघानिया रिपोर्टिंग सर, एवरीथिंग इज ओके। मैंने पूरा जो आसमान है उसको क्लियर कर दिया है और दुश्मनों के जितने भी ठिकाने हैं मैंने उनको तबाह कर दिया है। आप बस इस मेज को उठा के किसी भी तरफ से ले जाइए और सरकार से गुजारिश करने की कोशिश कीजिए और ये प्रूफ भी दिखा देना कि उन्होंने हमारे मुल्क में चुपके आने की और हमला करने की कोशिश किया है और उसका प्रूफ भी है जो मैंने भेज दिया है आप लोगों को।
और हमारे सारे जो ऑफिसर्स हैं वो जब तक सही सलामत पहुंच नहीं जाते हैं तब तक मैं उनको रो के रखती हूं। तभी अचानक से वहां पर और भी ज्यादा फाइटर प्लेन्स जाकर उस पर हमला कर देते हैं। वो उन सब से अच्छे तरीके से आसमान में ही अपने फाइटर प्लेन के साथ उन सब से फाइट करने लगती है और उनसे जीत भी जाती है। तभी उसको एक और फाइटर प्लेन आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि ये फाइटर प्लेन उसके देश का होता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद उसे बिल्कुल भी नहीं होती है। वो फाइटर प्लेन आने के साथ ही उसके ऊपर ही हमला कर देता है, जिसके चलते अनाया के एरोप्लेन में पीछे आग लग जाती है और डेंजर का साइन दिखाई देने लगता है और वो पैराशूट निकालकर वहां से कूदने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो दिखती है उसके प्लान में पैराशूट भी नहीं है और तभी उसको अपने माइक्रोफोन से किसी को आवाज सुनाई देती है जो कह रही होती है, आशा करती हूं तुम मरने के बाद नर्क में नहीं जाओगी। वो उस आवाज को तो क्लियरली सुन नहीं पाती है, लेकिन इसको इतना यकीन हो जाता है कि ये सब चाल थी उसे मारने की। और तभी एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और सब खत्म हो जाता है। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? अब आगे एक बड़े से हॉस्पिटल के अंदर एक वीआईपी वार्ड में 18-19 साल की लड़की लेटी हुई होती है और उसके बगल में नर्स इंजेक्शन तैयार कर रही होती है उसे लड़की को लगाने के लिए। तभी धीरे से उसे लड़की की आंखें खुलती है और वो अपनी आधी खुली आंखों से अपने चारों तरफ देखती है और धीरे से कहती है, मैं कहां पर हूं? नर्स उसको होश में देखकर खुश हो जाती है और उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, आप हॉस्पिटल में हैं मैडम। वैसे आप बहुत ही ज्यादा लकी है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद भी आप और आपका बेबी दोनों बिल्कुल सेफ है। वो लड़की कहती है, चलो ये तो अच्छा है कि मैं और मेरा बच्चा हम दोनों अच्छे हैं। लेकिन तभी उस लड़की को रियलाइज होता है अभी उसने क्या बोला है और वो तुरंत अपनी पूरी आंखें खोल देती है और वो नर्स को घूमते हुए कहती है, क्या बकवास कर रही हो डॉट? मेरा बेबी कैसे हो सकता है? वो नर्स उस लड़की की बात सुनकर कहती है, लगता है मैम आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप 3 वीक्स प्रेग्नेंट और आपका बेबी सेफ, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। वो लड़की उस नर्स को गुस्से में देखने लगती है और कहती है, फिर से बकवास कर रही हूं, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूं? वो नर्स भी उसे लड़की को अजीब नजरों से देखने लगती है और फिर अजीब सी हंसी हंसते हुए कहती है, जैसे सब होते हैं, आई थिंक आप भी वैसे ही हुई है। वो लड़की नर्स को खा जाने वाली नजरों से देखने लगती है और कहती है, मुझे पता है सब प्रेग्नेंट कैसे होते हैं, इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये बोल रही थी कि जब मैंने लाइफ में आज तक किसी को किस तक नहीं किया है तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूं? वो नर्स कहती है, मुझे ये सब तो नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि आप सच में प्रेग्नेंट है और वैसे भी मैं आपके बेडरूम में थोड़ी चाहती हूं जो मैं देखूंगी आप लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। वो लड़की अपना मुंह फाड़े उस नर्स को देखने लगती है और कहती है, तुम कितनी बेशरम हो, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, वो भी मेरे जैसे एक छोटे बच्चों के सामने। वैसे तुम मुझे एक बात सच सच बताओ, क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूं? वैसे मेरी जैसे वर्जिन लड़की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? और वैसे साले किस कुत्ते के अंदर इतनी हिम्मत आ गई जिसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया? तभी वार्ड का दरवाजा खुलता है और दरवाजे से एक बहुत ही कोल्ड और रोबदार आवाज आती है, तुम्हें किसी कुत्ते ने नहीं बल्कि मैं प्रेग्नेंट किया है। और हाँ, चैनल करने के लिए हिम्मत की नहीं स्टैमिना की जरूरत होती है, जो मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा है और ये तुम तो अच्छे से जानती होगी। वो लड़की जैसे ही उसे आवाज को सुनती है तो वो उसे आवाज की दिशा में देखने लगती है तो वहां पर एक 29 से 30 साल का लड़का खड़ा होता है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है और वो अपनी नीले नीले आंखों से उसे ही घूर रहा होता है। वो लड़की उसके लुक्स को एक साइड में कर देती है और कहती है, अच्छा तो वो तुम हो जिसने मुझे प्रेग्नेंट किया है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है अभी अभी उसने क्या बोला है और फिर वो घूर घूर कर उस लड़के को देखने लगती है और कहती है, तुम वैसे तुम हो कौन? वो लड़का उस लड़की
की बात सुनकर उसको अपनी इंटेंस नजरों से होने लगता है और फिर वो एकदम से उसके पास आ जाता है और कहता है, मुझे नहीं लगा था तुम उस हसीन रात के बाद मुझे कभी भूल पाओगे, लेकिन लगता है तुम तो कुछ ज्यादा ही जल्दी मुझे भूल गई। वो लड़की उस लड़के के सीने पर अपने दोनों हाथ रख देती है, उसको खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहती है, देखो भैया, मैं तुम्हें नहीं जानती हूं, इसलिए तुम ये गुरु वाली बातें करना बंद करो। वो लड़का जैसे ही उसके मुंह से अपने लिए भैया सुनता है, उसकी आंखें और भी ज्यादा गहरी हो जाते हैं और उसके आंखों में एकदम से खून उतर आता है और वो उसके जबड़े को टाइट करके पकड़ लेता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, डोंट ही कॉल मी ब्रदर, आई एम नॉट योर ब्रदर, आई एम योर हस्बैंड, डिड यू अंडरस्टैंड बेबी। उस लड़के की गुस्से भरी आंखें देखकर वो लड़की एकदम से डर जाती है और कहती है, देखो मैं मानती हूं तुम्हारा चेहरा थोड़ा जाना पहचाना सब लग रहा है, लेकिन मैं सच कह रही हूं, मैं तुम्हें नहीं जानती। प्लीज मुझे डराना बंद करो, मुझे तुम्हारी आंखों से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो लड़का उस लड़की की बात सुनकर एकदम से उसे छोड़ देता है, चिल्लाते हुए कहता है, डॉक्टर। उसकी इतनी डरावनी आवाज सुनकर वो लड़की डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और वही खड़ी नर्स तो डर के मार कांप रही होती है। तभी वहां पे एक लाइन से 9-10 डॉक्टर आ जाते हैं। वो लड़का उन डॉक्टरों को खाते में कहता है, जल्दी से इसे चेक करो और बताओ इस हुआ क्या है। एक डॉक्टर दौड़ते हुए उसे लड़की के पास जाता है और उसे अच्छे से चेक करता है। उसके बाद उसे लड़के से डरते हुए कहता है, सर क्या आप मेरे साथ कुछ देर के लिए केबिन में जा सकते हैं। वो लड़का एक नजर उस लड़की को देखता है और फिर वहां से चला जाता है। उस लड़के के जाते ही वो लड़की अपने दिल पर हाथ रख लेती है और कहती है, अच्छा हुआ वो राक्षस चला गया। अगर वो कुछ सेकंड यहां पर और रुक जाता तो आज पक्का अनाया तू तो हार्ट अटैक से मर जाने वाली थी। जी हां, ये लड़की कोई और नहीं अनाया है। तभी अनाया को कुछ याद आता है और वो अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखने लगती है। वो जब अपने आप को देखते हैं तो उसके हाथ पर उसको बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और सुंदर दिखाई दे रहे होते हैं। फिर वो अपने हाथ को लगाकर अपने गालों को टच करती है तो उसको अपना फेस भी काफी सॉफ्ट लगता है। फिर वो अपने मन में कहती है, क्या मैंने जो देखा था वो एक सपना था? अगर वो सपना था तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा था जिससे मैं उस दर्द को महसूस करती हूं? और अगर ऐसा ही है तो मैं इस वक्त अस्पताल में क्यों हूं? क्योंकि उतना बड़ा ब्लास्ट होने के बाद में जिंदा कैसे बच सकती हूं? मुझे पता करना ही होगा, जो मैंने देखा था वो एक सपना था, यहां हकीकत। इतना बोलकर वो अपने हाथों में लगे साइंस को निकाल के एक साइड कर देती है और तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। और जैसे ही वो बाहर निकलने वाली होती है, वैसे ही बोर्ड में लगे हुए मिरर में उसको अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद उसके पैर अपनी जगह पर ही जम जाते हैं और वो अपने आप को देखते हुए कहती है, ये कौन है? तभी जो नर्स उसके पीछे भाग रही होती है वो कहती है, ये आप ही तो है मिस अनिका। अनाया कहती है, ये मैं कैसे हो सकती हूं? ये तो एक 18-19 साल की लड़की हो और मैं तो 25 साल की हूं। तभी उसको वो ब्लास्ट याद आता है और वो अपने मन में रहती है, तो क्या इसका मतलब मैं सच में उसे ब्लास्ट में मर चुकी हूं और मेरा रिबर्थ हुआ है, और जिसकी बॉडी में मेरा रिबर्थ हुआ है उसका नाम अनीका है। अगर ऐसा है तो मैं उन लोगों को ढूंढ निकलूंगी मेरे मौत के पीछे जिनके हाथ होगा। क्योंकि मैं तो एक मिशन के लिए जा रही थी, तो मेरे एयरक्राफ्ट में बम कैसे हो सकता था? जरूर किसी ने मुझे साजिश करके मारा है और इसका पता मैं लगा के रहूंगी। और हां, अब से हम अनाया को अनीका कहेंगे। और हां, मैंने स्टोरी में कुछ चेंज किए हैं, क्योंकि मेरी एक दोस्त बोल रही थी मेरी स्टोरी की स्टार्टिंग भी बाकी सारी स्टोरी की तरह है, इसलिए मैंने अपनी स्टोरी में कुछ चेंजेस किए हैं। इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं इस डेविल की वाइफ कैसे हो सकती हूं? अब आगे। अनीका मिरर को अपने हाथ में लेकर वैसे ही आकर फिर बेड पर बैठी हुई होती है कि तभी उस वार्ड का दरवाजा खुलता है और एक 40-45 साल की औरत अंदर आती है। और वो औरत अंदर आते ही एकदम से अनीका को गले से लगा लेती है और कहती है,
भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। मैं तो डर ही गई थी तुम्हारा एक्सीडेंट का सुनकर। अनिका को उस औरत से कोई इमोशन फील नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो तुरंत उस औरत को खुद से दूर कर देती है और कहती है, अब आप कौन हो और आप यहां पर क्या कर रही है? क्या आप मुझे जानती हैं या फिर क्या मैं आपको जानती हूं? वो औरत अनिका को कंजूरिंग नजरों से देखने लगती है और कहती है, आप ये कैसी बातें कर रही है अनिका बेटा? मैं आपकी दाई मां हूं, क्या आप मुझे नहीं पहचानती है? अनिका अभी भी औरत को कंजूरिंग नजरों से अच्छी रही होती है कि तभी उसे शब्द का दरवाजा खुलता है और वो लड़का फिर से वापस आ जाता है जो कुछ देर पहले वहां पर मौजूद था। उस लड़के को देखते ही वो औरत एक किनारे अपना सर झुका कर खड़ी हो जाती है और कहती है, यंग मास्टर मैम को क्या हुआ है? वो मुझे पहचान नहीं रही है। वो लड़का उस औरत को एक नजर दिखता है और कहता है, इसकी याद जा चुकी है एक्सीडेंट की वजह से, इसलिए ये किसी को पहचान नहीं रही है। वो औरत कुछ बोलते ही वाली होती है कि तभी वो लड़का बोलता है, आप यहां से जा सकती है। इसलिए वो औरत अपना सर झुकाकर वहां से चली जाती है और वही अनिका उस लड़के की बात सुनकर अपने मन में कहती है, चलो अच्छा है उस डॉक्टर ने मेरा काम आसान कर दिया। ये बोलकर कि मेरी याददाश्त आ चुकी है, अब मैं वापस से इन सबको जान सकती हूं। और फिर वो उस लड़के को ध्यान से देखने लगती है और तभी कुछ उसे याद आता है और वो एकदम से डर जाती है और पीछे को होने लगती है और अपने मन में कहती है, क्या इस लड़की को यही लड़का मिला था शादी करने के लिए? ये लड़की इस साइकोपैथ से शादी कैसे कर सकती है? ये तो लोगों को पलक झपकने के साथ ही मार देता है अगर कोई इसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो। इतने बड़े डेविल की पत्नी मैं कैसे हो सकती हूं? तो चलिए जान लेते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। कैरेक्टर्स। अनिका मित्तल मित्तल परिवार की बड़ी बेटी। अनिका की उम्र 19 साल है, उसकी आंखें हेजल ग्रीन कलर की है, उसके लंबे बाल उसके कमर तक आते हैं और उसकी आंखें इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि कोई एक बार उसकी आंखों में देख ले तो बस उनमें डूब ही जाए। अनिका मित्तल, मुझे नफरत है दिखावे के प्यार से। आई हेट प्रिटेंशियस लव। शिवाय सिन्ह ओबेरॉय, ओबेरॉय खानदान का दूसरा बेटा, जिसका कद 6 फुट शरीर चौड़ा, ऊंचा 29 साल, रंग गोरा, नीली गहरी आंखें, एक बार कोई देखे तो डूब जाना ही चाहे। लेकिन ये मिस्टर हमेशा कोल्ड ऑरा में रहने वाले इंसान हैं। अगर कोई कमजोर इंसान इनको गुस्से में देख ले तो डर के मारे मर ही जाए। इनकी सबसे बड़ी जिद, जिस चीज को चाहते उसको किसी भी कीमत पर लेकर रहते हैं। शिवाय सिन्ह ओबेरॉय, मुझे प्यार शब्द से नफरत है, फिर भी उसने मुझे अपने लिए पागल बना दिया। आई हेट द वर्ड लव, बट स्टिल शी मेड मी साइकोपैथ फॉर हर। रिया सिंघानिया, सिंघानिया परिवार की बेटी, ये एक लोमड़ी से भी ज्यादा चालक है और सांप से भी ज्यादा जहरीली। रिया, जिसने अपनी बहन को मारने के लिए रचाई एक साजिश। रिया सिंघानिया, मैं पैसे और पावर के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूं। आई कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर मनी एंड पावर। रुद्र सिंह ओबेरॉय, शिवाय का छोटा भाई, ये बेहद खुशमिजाज इंसान है जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। उम्र 20 साल, हल्का सांवला रंग, तीखे नैन नक्श जो इन्हें दिखने में किसी ग्रीक गॉड की तरह बनाते हैं। रुद्र सिंह ओबेरॉय, प्यार सिर्फ मेरे लिए बना है और मैं सिर्फ प्यार लिए बना हूं। लव इज मेड ओनली फॉर मी एंड आई एम मेड ओनली फॉर लव। सृष्टि वेदी, उम्र 19 साल, काले घने बाल, हिरनी जैसी आंखें जो इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। ये एक अनाथ है, लेकिन अनिका इसको कभी ये फील नहीं होने देती कि ये अनाथ है। ये अनिका की बेस्ट फ्रेंड है। सृष्टि वेदी, प्यार एक ऐसा जहर है जो इंसान को ना ही मरने देता है और ना ही जीने देता है। लव इज सच अ पॉइजन दैट नीदर अलाउज अ पर्सन टू डाई नोर लाइफ। अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। निशांत सिन्ह ओबेरॉय, ये ओबेरॉय इंडस्ट्रीज के सीईओ है। इनकी उम्र 33 साल है और एक एक्सीडेंट की वजह से ये चल फिर नहीं सकते हैं और ये हमेशा व्हील चेयर पर ही रहते हैं और इसलिए कंपनी को अब शिवाय संभालता है। जिया सिन्ह ओबेरॉय, ये निशांत सिन्ह ओबेरॉय की वाइफ है। ये अपने पति से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है।
शादी के 1 साल बाद ही निशांत का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद भी इन्होंने इंसान का कभी साथ नहीं छोड़ा, और एक्सीडेंट की वजह से निशांत इनको बेबी नहीं दे सकता है। यहां पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूं, बाकी आप लोग समझ लेना। नक्श एक बड़े से कंपनी के सीईओ है जो अभी अभी इंडिया में पब्लिश हुई है। लेकिन ये कौन है, कहां से आए हैं, उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये एक मिस्टीरियस पर्सन है जो अचानक से ही इंडिया में आ गए हैं। इनकी उम्र 29 है। दिखने में हैंडसम, सांवला रंग और तीखे नैनाक्ष। ऋषभ मल्होत्रा। ऋषभ बचपन से ही शिवाय के साथ पला बढ़ा, तो ये उनके इकलौते यार हैं। इनकी उम्र 29 है। दिखने में हैंडसम, गोरा रंग। इशी सिंह ओबेरॉय। ये ओबेरॉय परिवार की प्रिंसेस है। इनकी उम्र 20 साल है। ये अभी कॉलेज में पढ़ती है और ये अपने दोनों भाई की जान है। निया मित्तल, उम्र 18 साल। इनका स्वभाव बहुत ही ज्यादा चंचल है और ये बहुत ही ज्यादा शरारती है और अनिका को हमेशा सपोर्ट करती है, अपनी मॉम की नजरों से बचकर। और इनका एक छोटा भाई भी है जिसकी उम्र अभी 15 साल है और इसका नाम आरव है। साइड कैरेक्टर्स। सिंघानिया परिवार। संजीव सिंघानिया, सिंघानिया परिवार के हेड। रीना सिंघानिया, राजीव सिंघानिया की वाइफ। रिया के मॉम डैड। ओबेरॉय परिवार। महेश सिंह ओबेरॉय, ओबेरॉय परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य। शिवाय, रुद्र और इशी के दादाजी। नीरज सिंह ओबेरॉय, ओबेरॉय परिवार के बड़े बेटे। रिधि ओबेरॉय, नीरज ओबेरॉय की पत्नी। शिवाय और निशांत के मॉम और डैड। अभय ओबेरॉय, ओबेरॉय परिवार के दूसरे बेटे। सरिता ओबेरॉय, अभय ओबेरॉय की पत्नी। इशी और रुद्र के मॉम डैड। मित्तल परिवार। विकास मित्तल, मित्तल फैमिली के हेड। अबिका मित्तल, विकास मित्तल की वाइफ। निया और आरव के मॉम डैड। और इन दोनों ने अनिका को बचपन में गोद लिया था क्योंकि इन्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा था। लेकिन अनिका के घर में आ जाने के 2 साल बाद उनको एक लड़की हुई और उसके बाद एक लड़का, जिसकी वजह से दोनों लोग अपने बच्चों को प्यार करने लगे और अनिका को पूरी तरीके से भूल गए। लेकिन दोनों भाई बहन अनिका को अपनी बड़ी बहन ही मानते हैं और उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे सब याद आ गया। अब आगे अनिका सोच ही रही होती है कि वो शिव सिंह ओबरॉय की वाइफ कैसे हो सकती है। तभी उस वार्ड का दरवाजा खुलता है। 2 इंसान अंदर आते हैं। इसमें से एक औरत होती है और एक आदमी। अनिका जैसे ही उन दोनों लोगों को देखते हैं, उसके साथ में बहुत ही तेज दर्द होने लगता है और वो अपना सर पकड़ लेती है। और तभी उसको अनिका की एक एक करके सारी यादें याद आने लगती है। और सारी चीजें याद आने के बाद अनिका की आंखें खून जैसी लाल हो जाती है और वो अपने मन में कहती है, ये लोग इतना बुरा कैसे कर सकते हैं इस लड़की के साथ। यहां पर इस लड़की के साथ हर एक इंसान ने गलत किया है। अब मुझे समझ में आ रहा है मेरा रिबर्थ इस लड़की के ही बॉडी में क्यों हुआ है, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि मैं इस लड़की को इंसाफ दिलवाऊं और इसके बदले की लड़ाई में खुद लड़ो। फिर वो खुद को नॉर्मल करती है और अपनी आंखों को खोलती है और शिवाय को देखती है जो उसको ही घूर रहा होता है। अनिका अपने मन में कहती है, अनिका तू बहादुर लड़की है, तू ऐसे किसी से डर नहीं सकती है। वैसे भी जो डर गया समझो मर गया। मुझे इस इंसान से डरना नहीं है। अनिका शिवाय को कुछ कहती उससे पहले ही अबिका मित्तल उसके बेड के पास आ जाती है और शिवाय की तरफ देखते हुए कहती है, हम दोनों को अपनी बेटी से कोई बातें करनी है। क्या आप कुछ देर के लिए बाहर जा सकते हैं मिस्टर ओबरॉय? शिवाय उन तीनों बाप बेटी के रिश्तों में पढ़ना नहीं चाह रहा होता है, इसलिए वो तुरंत वहां से चला जाता है। उसके जानते ही अबिका जी अनिका से कहती है, बेटा मैंने सुना था तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं ज्यादा लगी तो नहीं ना? अनिका अपने सामने खड़ी अबिका जी के नाटक को देखते हैं और फिर गुस्से से कहती है, लेकिन मॉम आपके चेहरे पर मुझे डिसअपॉइंटमेंट वाला लुक क्यों दिख रहा है? मुझे लग रहा है आपको खुशी नहीं हुई मुझे जिंदा देखकर। अबिका जी अनिका की तरफ थोड़े गुस्से में देखते हैं और कहती है, तुम मुझे पहचान पा रही हो, लेकिन मैंने तो सुना था तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है। अनिका कहती है,
आपने बिल्कुल सही सुना था। लेकिन वो क्या है ना, आपको देखते ही मुझे सब कुछ याद आ गया। मुझे याद आ गया कि आप दोनों ने कैसे मुझे सिर्फ कुछ पैसों के लिए मुझे बेच दिया सरोगेट मदर बनने के लिए। आप लोगों ने यह भी नहीं सोचा कि मैं अभी छोटी हूं, मैं इतनी छोटी उम्र में बच्चे को बर्थ कैसे दे पाऊंगी। अबिका जी कहती है, अनिका ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। शायद तुम्हारी याददाश्त में पूरी तरीके से आई नहीं है, अगर आगे होती तो तुम ऐसी बातें नहीं करती बच्चा। अनिका अबिका जी की बातें सुनकर अपने मन में कहती है, अच्छा तो ये औरत अब मुझे डराना चाहती है, जैसे ये पहले वाली अनिका को डरती थी। लेकिन शायद इसको पता नहीं है, अब अनिका बदल चुकी है। अब ये वो अनिका नहीं है जो लोगों से डर जाती थी, जिसे अपनी बातें खुलकर रखना सामने नहीं आता था, जो कभी किसी को किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकती थी। अनिका अपने सोच में ही गुम होती है कि तभी वहां पर विकास जी आ जाते हैं और वो अनिका के हाथों को पकड़ लेते हैं और उसके हाथों को जोर से दबाने लगते हैं। अनिका को जब अपने हाथों में दर्द महसूस होता है तो वो अपनी सोच से बाहर आती है और वो तुरंत विकास जी के हाथ को झटक देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है मुझे हाथ लगाने की। अबिका जी अनिका को घूमते हुए कहती है, तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है लगता है, मुझे अब तुम्हारे इस हिम्मत को फिर से तोड़ना ही पड़ेगा। इतना बोलकर वो जैसे ही अपना हाथ अनिका को मरने के लिए उठाती है, वैसे ही अनिका अपने बेटे से उठकर खड़ी हो जाती है और तुरंत उनके हाथों को पकड़ लेती है और उनके हाथों को मोनिका उनकी पीठ पर लगा देती है और कहती है, मेरे पेट में इस वक्त ओबेरॉय खानदान का बारिश पल रहा है। सोचो अगर मैंने आवाज लगाकर बॉडीगार्ड्स को यहां बुला लिया और उनसे ये बोल दिया कि आप औरत उनके होने वाले मास्टर को मारना चाहती है, तो वो लोग तुम दोनों के साथ क्या करेंगे। विकास जी कहती है, तुम भी कुत्ता लड़की हमें धमकाने की हिम्मत कर रही हो। भूलो मत वो हम ही दोनों थे जो तुम्हें अनाथ आश्रम से निकलकर इतनी अच्छी जिंदगी दी, रहने के लिए घर दिया, खाने को खाना दिया और पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए और तुम्हारे पढ़ाई के खर्चे उठाए। अनिका उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, तुम लोगों ने मेरे ऊपर जितने खर्च नहीं किया है उससे ज्यादा तो तुम लोगों ने मुझे बेचकर वासु लिया। अगर तुम लोगों को मेरे साथ ऐसा ही करना था तो इससे अच्छा रहता कि तुमने मुझे गुस्सा अनाथ आश्रम में ही रहने देते। कम से कम मैं वहां पर अपने हिसाब की जिंदगी तो जी पाती। मुझे यूं बिकना तो नहीं पड़ता है। देखो तुम दोनों मेरी बात कम खोल कर सुन लो। अगर तुम दोनों जिंदा रहना चाहते हो तो यहां से चुपचाप से चले जाओ, क्योंकि तुम दोनों नाम के ही सही लेकिन लगते तो मेरे माँ बाप ही हो और मैं इस रिश्ते का बहुत ही ज्यादा मान करती हूं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहां से दफा हो जाओ, क्योंकि मैं तुम दोनों को अपने हाथों से मारना नहीं चाहती हूं। और हाँ, दोबारा से मेरे रास्ते में कभी आने की कोशिश ही मत करना, नहीं तो मैं इस नाम वाले रिश्ते को भी भूल जाऊंगी। अबिका जी कुछ बोलना तो चाह रही होती है, लेकिन जब वो अनिका के गुस्से भरी लाल आंखों को दिखती है तो वो एकदम से डर जाती है और वो विकास जी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अभी तो हम दोनों यहां से जा रहे हैं, लेकिन इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूं, क्योंकि एक बात तो सही कही है, हम लोग लगता तुम्हारे माँ बाप ही हैं और तुम मेरी बेटी हो और इस रिश्ते से तुम कब तक अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती हो जब तक तुम मर नहीं जाती। अनिका उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बात जैसे ही अपना हाथ उन दोनों की तरफ बढ़ाने वाली होती है, वैसे ही वार्ड का दरवाजा खुलता है और शिवाय एक बार फिर से अंदर आ जाता है। तुम जब मेरे बच्चे की मां हो सकती हो तो वाइफ क्यों नहीं हो सकती। अब आगे अनिका अपने ख्यालों में ही होती है कि तभी उसके कानों में एक खतरनाक और ठंडी आवाज पड़ती है, तो तुम्हें याद आ ही गया। उस आवाज को सुनकर पता नहीं क्यों अनिका अंदर तक काम जाती है, लेकिन फिर अपने चेहरे पर काम एक्सप्रेशन रखते हुए शिवाय की तरफ देखती है और कहती है, हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया और मुझे ये भी याद आ गया तुम मेरे पति नहीं हो डॉट। शिवाय जैसे ही अनिका की बात सुनता है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और डार्क हो जाते हैं और फिर वो अनिका के फेस के एकदम नजदीक आ जाता है। तुम्हें जब सब कुछ याद ही आ गया है तो तुम्हें अब अपनी पनिशमेंट भी ले लेनी चाहिए। शिवाय के बोलने का तरीका इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अनिका अनजाने में ही बेड से सरकते हुए किनारे पर आ जाती है और बड़ी हिम्मत करके बोलती है, कौन
कौन सी पनिशमेंट? शिवाय अनिका के पास आ जाता है और फिर गुस्से से उसके जबड़े को पकड़ लेता है और दबाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कॉन्ट्रैक्ट को भूलने की? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम गलती से भी हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट को भूलने की गलती मत करना, नहीं तो इसकी सजा बहुत भयानक होगी। लेकिन उसके बाद भी तुमने कॉन्ट्रैक्ट भूलने की गलती की है, और तुमने तो मुझको भी ना पहचाने की गलती है। अब तुम ही बताओ, मुझे तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे की जान को खतरे में डालने की? अनिका अपने डर पर कंट्रोल करते हुए कहती है, देखो मिस्टर, मानती हूं मेरी वजह से तुम्हारे आने वाले बच्चों को खतरा था, लेकिन मैंने जानबूझकर तो खुद का एक्सीडेंट नहीं करवाया है ना। ऐसा तो है नहीं थी मैं पहले जाकर रोड के बीचों बीच खड़ी हो गई थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बस कोई गाड़ी भेजो और ताकि वो मुझे उड़ा सके। अनिका की बात सुनकर शिवाय के चेहरे पर हंसी आ जाती है और वो उसे घूरते हुए कहता है, ओह, तो तुमको बोलना भी आता है? अनिका शिवाय की बातों पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम क्या सच में पागल हो या फिर खुद को पागल दिखाने की बस एक्टिंग करते हो? मतलब हद है, इतनी अच्छी खासी लंबी चौड़ी लड़की से पूछ रहे हो कि उसे बोलना आता है या नहीं? 5 साल के बच्चे को भी बोलना आता है, मैं तो फिर भी 18 साल की हूं। और वैसे भी ये फालतू की बातें छोड़ो और मुझे बस मेरे सवाल का जवाब दो कि तुमने खुद को मेरा हस्बैंड क्यों बताया था? अनिका को आज बिना डर के ऐसे बोलते हुए देखकर शिवाय को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे थोड़ा इंटरेस्ट लेते हुए देखने लगता है और कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं इसलिए बताया था। क्यों, मेरी वाइफ बनकर तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? अनिका गुस्से से कहती है, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है, पूरी तरीके से नहीं आई है, लेकिन इतना तो आई गई है कि मैं अपनों को पहचान सकती हूं। और मुझे जहां तक याद है, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, मेरा तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। शिवाय कहता है, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है तुम उसकी क्या लगती है? अनिका अपने टमी पे अपने हाथ को रखती है और कहती है, मैं इसकी मॉम हूं और मैं इसका डैड हूं और ये हम दोनों का बच्चा है, तो अब तुम ही बताओ तुम मेरी क्या लगती हो? डॉट। अनिका शिवाय को गुस्से से देखने लगती है और कहती है, तुम मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश भी मत करो। मानती हूं तुम इसके डैड हो और मैं इसकी मां हूं, इसका मतलब नहीं है ये हम दोनों पति पत्नी बन गए। शिवाय कहता है, जब बिना शादी के तुम मेरे साथ सो सकती हो, मेरा बच्चा कैरी कर सकती हो, तो बिना शादी की तुम मेरी वाइफ क्यों नहीं हो सकती हो? अनिका हार ना मानते हुए कहती है, देखो मिस्टर, मैं तुम्हें पहले ही बता दो, मेरी सिर्फ थोड़ी सी ही याददाश्त गई है, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी सही से काम कर रहा है, इसलिए मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, क्योंकि मुझे तुम जैसे अंकल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं शादी करने के बारे में सोचती भी इन फ्यूचर तो अपने ही उम्र के किसी लड़के से शादी करूंगी, ना कि तुम जैसे अंकल से। शिवाय जो कब से उसके बातों को इंटरेस्ट लेकर सुन रहा है, लेकिन जैसे ही वो लास्ट की लाइन सुनता है, गुस्से से उसका चेहरा काला पड़ जाता है, उस रूम का गिरता हुआ तापमान महसूस होता है और फिर वो अनिका को घूरते हुए एक झटके के साथ उसे अपनी गोद में खींच लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें कुछ बोलने की छूट क्या दी? तुम तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगी। मुझे लगता है तुम्हें याद दिलाना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूं। ये कहते हुए शिवाय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो आगे बढ़कर अनिका को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करता है और अपने एक हाथ से उसकी गर्दन पर पकड़ बनाकर उसे पीछे की ओर झुका देता है और फिर एकदम से झुककर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। यह किस काफी लंबी और पेशनेट किस थी। शिवाय उसके होंठों को चूम रहा होता है और सक्कर रहा था, और जैसे ही अनिका उससे अलग होने के लिए स्ट्रगल करने लगती है, तो उसकी इस हरकत से शिवाय को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसके होंठों को बाइट कर लेता है। जब शिवाय अनिका को छोड़ता है, तब उसके होठों से खून निकल रहे होते हैं। शिवाय अपने अंगूठे से उसके होंठ को छूता है और एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, अब पक्का मैं तुम्हें याद आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो मैं तुम्हें बाकी की चीजों याद दिलाने में मदद कर सकता हूं। ये कहते हुए वो खींचकर अनिका को उठाकर खड़ा कर देता है और फिर अपनी एक उंगली से अनिका की ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाता है, तो उसकी नजर कायरा के गालों में बने उंगलियों के निशान पर गई। ये देखकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अनिका को खींचकर अपनी बाहों ने छुपा लेता है, लेकिन अनिका उससे छूटने की कोशिश करने लगती है, पर शिवाय तो शिवाय था। थोड़ी देर बाद शिवाय से अलग होता है और फिर उसके गालों को अपने अंगूठे से दबाता है, जिससे अनिका दर्द से बिलख उठती है। क्या ये दर्द कर रहा है? शिवाय अपने हाथ को अनिका के गालों से हटाते हुए कहता है। अनिका गुस्से में उसको धक्का दे देती है और अपनी उंगली उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, मिस्टर शिवाय सिंह ओबेरॉय, तुम शायद हमारे कॉन्टैक्ट को भूल रहे हो। हमारे बीच कॉन्टैक्ट ये हुआ था कि मुझे तुम्हारे बेबी को बर्थ देना है सरोगेसी के थ्रू।
लेकिन मेरी बॉडी कंडीशन के कारण के सरोगेसी थ्रू हम बच्चे नहीं कर सकते थे, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल होना पड़ा। और वो तुम ही थे जिन्होंने मुझे बोला था कि एक बार में अगर मैं तुम्हारी बेबी को कैरी कर लेती हूं तो मुझे दोबारा हाथ भी नहीं लगाओगे। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? और तुम्हें ये बच्चा चाहिए ना, तो तुम्हें तुम्हारा बच्चा 9 महीने बाद मिल जाएगा। तब तक तुम मुझसे दूरी बनाकर रखना और मुझे हाथ लगाने की तो कोशिश भी मत करना। और हाँ, तुमने क्या बोला था, तुम मुझे पनिशमेंट देना चाहते हो, तो ये पनिशमेंट तुम मुझे नहीं दे सकते हो। ये पनिशमेंट तो तुम्हें खुद को देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कारण ही तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में थी। मुझे गोली लगने के कारण तुम ही हो। तुम्हारी वजह से ही ये गोली मुझे लगी थी। और मुझे जहां तक पता है, तुम तो इंडिया मोस्ट ताकतवर इंसानों में से एक हो, तो तुम्हें ज्यादा देरी नहीं लगेगी पता लगाने में कि मुझे गोली क्यों लगी थी। तो जाकर पता करो गलती किसकी थी, फिर आना, अगर गलती हुई तो मुझे पनिशमेंट देना। शिवाय अनिका के सारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है, लेकिन उसे उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, क्योंकि अनिका वो पहले इंसान थी जो उससे चिल्लाकर बात करने की हिम्मत कर रही थी। शिवाय को उसकी इस हरकत पर इतना ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो जोर से एक मुक्का दीवार पर दे मारता है, जिससे अनिका कसकर अपनी आंखें बंद करते ली है। तभी शिवाय वहां से बाहर जाते हैं, कहता है, शाम को ड्राइवर आएगा, तुम्हें लेने के लिए चुपचाप से मेशन आ जाना। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही अनिका अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रख लेते हैं और कहती है, थैंक गॉड ये चला गया। मुझे तो लगा था आज मेरी जान इसके हाथों से जाने वाली है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर चिल्लाने की हिम्मत जो की थी। फिर वो अपने टमी पे अपना हाथ रख लेते हैं और कहती है, थैंक यू बेबी, अपनी मम्मा को बचाने के लिए। इंटीमेसी। अब आगे। शिवाय के जाते ही अनिका अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है और उन सब चीजों के बारे में सोचने लगती है जो एक महीने के अंदर अनिका के साथ हुआ था। ओबेरॉय परिवार इंडिया के जाने माने परिवारों में से एक था। ओबेरॉय परिवार धाक पूरे इंडिया में चलता था, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो या फिर राजस्थान हो। ओबेरॉय परिवार के बिजनेस के ब्रांच हर एक सिटी में मौजूद थे। निशांत सिन्हा ओबेरॉय, जो ओबेरॉय खानदान के बड़े बेटे को बच्चा नहीं हो सकता था और घर का बड़ा बेटे होने के नाते उनका पहला कर्तव्य था कि वो इस घर को एक बारिश दे, लेकिन वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि एक एक्सीडेंट की वजह से वो पिक्चर का आगे होते हैं और उसके बाद भी उनकी वाइफ ने उनके साथ नहीं छोड़ा होता है। और एक्सीडेंट में सिर्फ उनका ही एक्सीडेंट नहीं हुआ होता है, बल्कि उनकी वाइफ का विवाह होता है और वो उसे वक्त प्रेग्नेंट होती है, जिसकी वजह से उनका मिसकैरेज हो जाता है और उसके चलते उनके यूटरस को रिमूव करना पड़ता है ताकि उनकी जान को बचा सके। लेकिन निशांत सिंह ओबेरॉय इस बात का पता अपनी फैमिली वालों को नहीं चलने देते हैं, क्योंकि मुझे पता होता है अगर ये बात उनके फैमिली वालों को पता चल गई तो वो उनके ऊपर शादी करने के लिए फोर्स बनाएंगे और पैसों के लिए कोई भी लड़की उनसे शादी करने के लिए तैयार ही हो जाएगी। लेकिन वो जिया से बहुत प्यार करते हैं और जिया भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वो अपने भाई शिवाय से इस सारी चीजों के बारे में बात करते हैं और वो उसको बोलते हैं कि वो उनको एक बच्चा के दे। शिवाय भी अपनी मॉम, डैड और दादाजी को अच्छी तरीके से जान रहा होता है, इसलिए वो भी उनकी बातें करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके लिए वो अपने दादाजी को मना भी लेता है। और जब दादाजी को पता चलता है उनके पोते में खराबी है तो वो इस चीज को मान भी जाते हैं। और अब ओबेरॉय परिवार को एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो उनके एक बच्चा कर सके, और ये ओबेरॉय परिवार सीक्रेट तरीके से कर रहा था ताकि किसी को पता ना चल सके इस बारे में। और ये खबर किसी तरह अबिका और विकास जी को मिल जाती है और वो अनिका को सरोगेट मदर बनने के लिए फोर्स करने लगते हैं। और जब वो मना करती है तो उसकी दोस्त को किडनैप करके से ब्लैकमेल करते हैं, जिसके चलते उसको उनकी बातें माननी पड़ती हुई। अनिका एक 19 साल की सिंपल लड़की थी जो अपने दोस्त को मुसीबत से निकालने के लिए शिवाय सिंह ओबेरॉय के बच्चे की सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन डॉक्टर उसके फिजिकल टेस्ट के बाद डॉक्टर ने उसे बताती है कि तुमने शिवाय सर के साथ फिजिकल होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी टेस्ट ट्यूब प्रोसीजर के लिए जरूरी कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाएगी, इसलिए तुम्हें शिवाय सर के बच्चे की मां बनने के लिए उसके साथ संबंध बनाना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी अनिका को हाँ कहना पड़ता है, मैं तैयार हूं। फिर अनिका ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और अनिका ने तुरंत अपने पापा के अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा कर दिए ताकि वो उसके दोस्त को छोड़ दे। फिर अनिका को एक बड़े से बंगले में लाया जाता है। अनिका ने शिवाय को एक बार भी नहीं देखा था, वो बस बेड पर हैरान परेशान बैठी होती है, क्योंकि उसे पता होता है उससे उसका सब कुछ ले लिया जाएगा। वहीं मेशन के बाहर के एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकती है और उसके अंदर से शिवाय बाहर निकलता है और सीधा मेशन के अंदर आ जाता है। शिवाय जैसे ही अंदर आता है तो देखता है रूम में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। ये देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। किसी की कदमों की आवाज सुनकर वो जोर से अपने कपड़ों को पकड़ लेती है, क्योंकि रूम में अंधेरा होने की वजह से अनिका शिवाय को देख नहीं पा रही होती है। फिर वो डरते हुए कहती है, क्या आप मिस्टर शिवाय हैं? शिवाय अनिका की बातों का बिना कुछ जवाब दिए अपने कपड़ों को खोलने लगता है और फिर वो उसकी तरफ मुड़ा
और उसने अनिका को अपनी गहरी आंखों से देखा और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अनिका ने जब अपनी तरफ किसी को आता महसूस किया तो उसके दिल की धड़कन बढ़ गई और अंदर से कपकपी मच गई। घबराहट की वजह से उसने अपनी मुट्ठियों को आपस में बांध लिया था। तभी किसी ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया, जिसे फिल करते ही अनिका काम जाती है। अनिका की कपन शिवाय ने भी बखूबी महसूस करता है, लेकिन उसे चीज को पूरी तरीके से इग्नोर करता है और धीरे से अपनी उंगलियों को अनिका के बाजुओं से मूव करते हुए ऊपर तरफ बढ़ने लगता है। अनिका नर्वसनेस की वजह से कांप रही थी। आखिर पहली बार जिंदगी में कोई उसके इतना करीब जो आ रहा था। तभी शिवाय ने अनिका के नेक पर अपने होठ रखे दिए। जैसे फिल करते ही अनिका डर जाती है और शिवाय से उस दूर हो जाती है और घबरा हुए कहती है, सर। तभी उसके कानों में शिवाय की गुस्से से भरी आवाज पड़ती है, जो गुस्से से बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें पैसे तुम्हारे नखरे देखने के लिए नहीं दिए हैं, इसलिए ड्रामा करना बंद करो और जो मैं कर रहा हूं चुपचाप से मुझे करने दो। वैसे भी तुम्हें इन सब चीजों की तो आदत ही होगी। शिवाय की बातें सुनकर अनिका अपनी जगह पर ही सन खड़ी रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो धीरे से रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। शिवाय गुस्से में कहता है, ये नकली आंसू बहाना बंद करो। तुम खुद ही थी जिसने उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किया था। मैंने तुम्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं किया है जो तुम अब रो रही हो, इसलिए अब रोना बंद करो और मुझे मेरा काम करने दो। इतना बोलने के बाद शिवाय ने अपने हाथ को अनिका के कमर पर रख दिए, जिससे अनिका काम जाती है। अनिका की नजदीकी से शिवाय के अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी पकड़ अनिका की कमर पर कस गई और उसने अपना फेस अनिका के नेक पर रब किया। फिर शिवाय ने झटके से अनिका की ड्रेस फांद दी और उसके कंधों से नीचे सरका दी। उसके ऐसा करते ही अनिका ने अपनी आंखें मींच ली और खुद को शिवाय के हवाले कर दिया। शिवाय ने अनिका के फेस को अपने हाथों में भर लिया और उसके कोमल होठों को अपनी उंगलियों से छूने लगता है। अनिका की बेमिसाल खूबसूरती उस पर हावी हो गई थी। शिवाय ने अनिका को अपने और करीब कर लिया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और चूमने लगता है। अनिका ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में कस लिया। अनिका को किसी ने आज पहली बार किस किया था। ये एहसास उसके लिए अलग और नया था। शिवाय ने अनिका को और मजबूती से अपनी बाहों में कस लेता है और उसे अग्रेसिव होकर किस करने लगता है। वो अनिका के बालों को अपनी मुट्ठी में कस लिया और अनिका को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। फिर वो अनिका को पकड़कर घुमा देता है और उसकी नेक पीठ को छूने लगता है और फिर वो अनिका को वैसे ही वॉल से लगा देता है और अनिका की पीठ पर किसेस करने लगता है। उसकी पैशनेट हरकतें अनिका को तकलीफ दे रही थी। फिर वो अनिका को अपनी तरफ करता है और उसकी नेक पर किस करते हुए कहा, आर यू रेडी? अनिका ने अपनी भारी सांसों को संभालते हुए धीरे हाँ में सिर हिला दिया। फिर शिवाय ने अनिका के बदन पर हाथ फेरते हुए एक एक कर उसके बदन पर मौजूद सारे कपड़ों को अलग कर देता है और उसके बॉडी पे किश करने लगता है। अनिका की सिसकियां वहां गुजने लगती है। शिवाय फिर अनिका को बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आते हुए उसे दोबारा किस करने लगता है। उसका किस वक्त के साथ डीप और पैशनेट होता जा रहा था। शिवाय ने अनिका को जकन लेता है और उसके उभरे हुए बदन को किश लगता है। अनिका बेड सीट को अपनी मुट्ठियों में कस लेती है और वो अंदर ही अंदर उस चीज के लिए खुद को तैयार कर रही थी और खुद से कह रही थी, अनिका डरना नहीं, एक दिन हर लंग की जिंदगी में ये दिन आता है, सो प्लीज कम डाउन। इसका अनुभव कभी न कभी तो करना ही था। अनिका खुद से ही लड़ रही थी। वही शिवाय अनिका की खूबसूरती को देखकर अपना कंट्रोल खो देता है और अनिका के साथ वायलेंट हो जाता है। शिवाय अनिका के कान के पास किस करता है, जिससे अनिका सहर जाती है। फिर शिवाय अनिका के पूरे फेस पर करता है और उसकी चिन पर बाइट कर लेता है। अनिका के मुंह से सिसक निकल जाती। शिवाय अनिका के होठों के साथ खेलते हुए कहता है, व्हाट इज योर एज? अनिका कांपते हुए होठों से धीमी आवाज में कहती है, आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। शिवाय जैसे ही उसकी बातों को सुनता है, उसकी आंखें एक सेकंड के लिए एग्रेसिव हो जाती है और वो अनिका के चीन को पकड़ के उसे दबाते हुए कहता है, इतनी छोटी हो, उसके बाद भी एक मैन के साथ ये सब चीज कर रही हो। लेकिन कोई नहीं, ये रास्ता तुमने खुद चुना है खुद के लिए, तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम लाइफ टाइम मुझे कभी भूल न पाओ, ना इस रात को। और तभी शिवाय की नजर अनिका के हिलते हुए कोमल होठों पर ठहर जाती है और वो अनिका के बॉडी को सहलाते हुए एक बार फिर उसके होठों को स्मूच करने लगता है। अनिका का चेहरा लाल हो गया था और उसके होंठ सूज गए थे। धीरे धीरे शिवाय नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। अनिका की सांसें थमने लगती है। फिर शिवाय जैसे ही अनिका के पैरों को छूता है, वैसे ही अनिका को बॉडी में कर्नन सा फिल होता है। फिर शिवाय अनिका को धीरे धीरे अपनी आगोश में भरने लगता है और उसमें समा जाता है और तभी अनिका की चीख कमरे में गूंज उठती है और उसके आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। उसके नाखून गद्दे में धंसकर टूट जाते हैं। अनिका से और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो शिवाय को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन शिवाय अनिका के हाथों को पकड़ लेता है और बेड पर उसके हाथों को प्रेस करते हुए अपने बॉडी मूवमेंट को और भी ज्यादा फास्ट कर देता है। अनिका की आंखों से आंसू बहकर उसके तकिए को भीगाने लगते हैं। फिर शिवाय अनिका के होठों पर अपने होठों रखे और उसके होठों को खुद में भींच लेता है। शिवाय अपनी हरकतें बढ़ा देता है,
जिस वजह से उस कमरे में अनिका सिसकियां गुजने लगती है। दो लोगों की तेज चलती सांसों की आवाजें रूम के माहौल को गर्म कर रही थी। कमरे में सिर्फ इंटिमेसी की आवाजें गूंज रही थी। दोनों के बदन पसीने से भीग गए। कुछ समय बाद अनिका बेड पर बेजान सी लेटी हुई थी। अनिका के होंठ कांप रहे थे। अनिका ने धीरे से उस जगह को छुआ और वापस से उसकी आंखों भीग गई। इतनी तकलीफ होती है उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अनिका को बाथरूम से शावर की आवाज आ रही थी। फिर अनिका धीरे से उठकर बैठ जाती है और घुटनों में मुंह छुपाकर सिसकने लगती है। तभी बाथरूम का डोर खुलता और शिवाय बाथरोब पहनकर बाहर आता है और फिर वो अनिका के नजदीक चला जाता है और उसकी कान के पास अपने घर में सांसों को छोड़ते हुए कहता है, एक बार में ही प्रेग्नेंट हो जाना नहीं तो दोबारा तुम्हें इससे भी ज्यादा तकलीफ होगी। प्रेजेंट टाइम ये सब याद आते ही अनिका के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पेट पर अपने हाथ को रख देती है और अपने मन में कहती है, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी जिसने तुम्हें ये सब करने पर मजबूर किया था। वो तुम्हारे सर थे जो मेरे साथ सोना चाहते हैं। अब आगे। अगले दिन डॉक्टर अनिका को चेकअप करके बताते हैं कि वो अब ठीक है और घर जा सकती है। अनिका सोच ही रही होती है कि उसे कहाँ जाना चाहिए, तभी वहां पर एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का आ जाता है और वो लड़का जाकर सीधे अनिका के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, हेलो मिस अनिका, मैं ऋषभ मल्होत्रा हूं। आपके यहां पर लेने के लिए आया हूं शिवाय के कहने पे। अनिका ऋषभ की बात सुनकर अपने मन में कहती है, ओह, तो कोई ऐसा भी है जो उसे राक्षस का नाम ले सकता है। फिर वो ऋषभ से क्वेश्चन करते हुए कहती है, वैसे आप मिस्टर ओबेरॉय के कौन हो डॉट? आई मीन आपका उनके साथ क्या रिलेशन है? ऋषभ उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और कहता है, मैं उसके बचपन का दोस्त हूं और उसका सबसे भरोसेमंद आदमी भी। और फिर अपने मन में कहता है, और मजबूरी में साले का असिस्टेंट भी बनकर घूमना पड़ रहा है। पता नहीं जाने मुझे कहां फंसा दिया हार्टलेस बिस्ट के साथ। अनिका फिर अपनी जगह से खड़ी होती है और कहती है, ठीक है चलिए कहां चलना है? ऋषभ उसकी बात सुनकर कहता है, मिस आप मुझे ऋषभ बुला सकती है, ऐसे आप बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सुनने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं कोई 55 साल का अंकल हूं। मैं भी कोई कंटिन्यू जो तुम मुझे आप और मिस बोलकर एड्रेस कर रहे हो, तुम भी मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। अनिका ने ऋषभ को देखते हुए कहा। ऋषभ उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और कहता है, ठीक है, अब से हम दोनों एक दूसरे को एक दूसरे के नाम से एड्रेस करेंगे। वैसे क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? अनिका उसकी बात सुनकर मुंह बना लेती और कहती है, सॉरी, लेकिन तुम मेरे क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हो, इसलिए तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते। ऋषभ उसकी बातें सुनकर अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखते नहीं लगता है और कहता है, क्या मैं पहले से काम हैंडसम हो गया हूं, या फिर इस लड़की की आंखें खराब है जो मेरे जैसे इतने हैंडसम और चार्मिंग लड़के को अपना दोस्त बनने से मना कर रही है? जरूर इसके अंदर ही कोई खराबी होगी। मैं तो मिस्टर परफेक्ट हूं। मैं किसी के क्राइटेरिया के अंदर कितना बैठो, कभी ऐसा हो सकता है क्या? थोड़ी देर बाद अनिका और ऋषभ ओबेरॉय मैंशन के सामने खड़े होते हैं। अनिका अपने सामने इतने बड़े घर को देखते हुए कहती है, तुम मुझे किसी गलत जगह पर लेकर तो नहीं आ गए हो ना? मतलब इतने बड़े महल को घर कौन बोलता है? ऋषभ उसकी बात सुनकर कहता है, ये तुम्हारे लिए राजमहल है, तो तुम पुराने ओबेरॉय मैंशन को क्या बोलोगी? वैसे मैं तुम्हें सही जगह पर ही लेकर आया हूं। तुम्हें आज से यहीं पर रहना होगा, क्योंकि शिवाय नहीं चाहता अगली बार की तरह तुम्हारे साथ कोई और हादसा हो। अनिका कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम अपने दोस्त यार बस जो भी हो उसे जाकर बोल दो मैं यहां पर नहीं रहने वाली हूं। मुझे एक शांत सी जगह चाहिए रहने के लिए। ऋषभ उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, ओबेरॉय मैंशन के पीछे एक छोटा सा वुडन हाउस है, क्या तुम वहां पर रहना चाहोगी? अनिका कहती है, सुनने में तो अच्छा लगे, चलो मैं चल कर देखती हूं। फिर ऋषभ शिवाय के पास एक मैसेज सेंड कर देता है और उसे लेकर ओबेरॉय इंसान के पीछे एक जगह पर चला जाता है। अनिका वहां पर जाकर देखती है तो एक छोटी सी लेक सामने से बाहरी होती है और उसे लेकर सामने ही एक नहीं ज्यादा छोटा और ना ही ज्यादा वुडन हाउस होता है और उसके चारों तरफ हरियाली होती है। बहुत ही प्यारा सा गार्डन होता है और उस गार्डन में बहुत ही प्यारे प्यारे फूल लगे हुए होते हैं और उसी के कुछ दूरी पर एक बड़ा सा और ट्रेंडिंग कैंप होता है जहां पे ओबेरॉय मैंशन के बॉडीगार्ड सब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अनिका उस जगह को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते कहती है, परफेक्ट, ये जगह मेरे लिए परफेक्ट है, मैं यहां पर रहना चाहूंगी। ऋषभ कहता है, ठीक है तुम अंदर जा सकती हो, मैं यहां पर तुम्हारे जरूरत के सामानों को ले आऊंगा और 2-3 मैट्स को भी भेज देता हूं तुम्हारी मदद करने के लिए। उसके जाने के बाद अनिका अंदर चाहती है और सबसे पहले
वो बेडरूम में जाती है। बेडरूम को चेक करने के लिए। एयर उसका बेडरूम कुछ इस तरह का होता है। अनिका बेडरूम को देखने के बाद खुश हो जाती है और कहती है, वाओ, ये तो मेरे ड्रीम हाउस की तरह है। अनिका फिर कुमकुम कर उसे पूरे घर को देखते हैं और फिर हाल में जाकर बैठ जाती है और टीवी को ऑन करके टीवी देखने लगती है। तभी वहां पर दो मैड्स आ जाती है और ये वही मैड्स होती है जिन्हें पहले से ही अनिका का ध्यान रखने के लिए रखा गया होता है। लेकिन ये दोनों उसका ध्यान तो नहीं रखती है, लेकिन हाँ, उसे परेशान बहुत ज्यादा करती है। अनिका जैसे ही उन दोनों को देखते हैं, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो अपने मन में कहती है, चलो अच्छा हुआ तुम दोनों खुद यहां पर आ गई। अब मुझे तुम दोनों को ढूंढने के लिए इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। फिर वो उन दोनों को ऑर्डर देते हुए कहती है, मुझे भूख लगा है, जाकर मेरे कुछ बना कर ले आओ। उनमें से एक मैट जिसका ना रीना होता है, वो अनिका की बात सुनकर घूरने लगती है और कहती है, दो कोवड़ी की लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें ऑर्डर दोगी। अनिका उसकी बात सुनकर अपना रिमोट आराम से वहीं पर रख देती है और अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और कहती है, मुझे जहां तक पता है तुम दोनों मेरी पर्सनल मेड हो और तुम दोनों का काम ही है मेरी ऑर्डर को फॉलो करना। उसके बाद तुम मुझसे ये बोल रही हो कि मैं तुम्हें ऑर्डर देने की हिम्मत कैसे कर सकती हूं। अब तुम मुझे बताओ, क्या मुझे तुम्हारे बाप को ऑर्डर देना चाहिए था? रीना जैसे ही अनिका की सुनती है, उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और अपना हाथ उठा लेती है उसे मरने के लिए। लेकिन अनिका उसके हाथ को बीच में ही पकड़ लेती है और उसके हाथ को धीरे धीरे दबाने लगती है और कहती है, ओह, तुम्हें तो इतनी छोटी बात भी गुस्सा आ गया, और जो तुम इतने दिनों से मुझे हरिकोटी सुन रही हो उसका क्या? रीना अनिका के हाथों से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, जो भी तुम्हारे बारे में बहुत ही सही बोलता हूं। तुम बहुत ही गिरी हुई लड़की हो, पैसे लेकर लोगों के साथ सोती हो। अनिका उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगती है और कहती है, झूठ, एकदम झूठ। तुम मुझसे इसलिए नफरत नहीं करती हो क्योंकि मैं सबके साथ सोती हूं। तुम मुझसे इसलिए नफरत करती हो क्योंकि मैं वो चुनौती लड़की जो तुम्हारे शिवाय सर के इतने करीब पहुंच पाई हूं। देखो, मेरी बात सुनो, वो मैं नहीं थी जो तुम्हारे शिवाय सर के पास सोने गई थी। वो तुम्हारे शिवाय सर ही थे जो मेरे साथ सोना चाहते थे और मेरे साथ सोए थे। रीना कहती है, तुम बदचलन लड़की, झूठ बोल रही हो। हमारे सर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, और वो ऐसा क्यों करेंगे भला? अनिका कहती है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हूं और वो मेरी खूबसूरती को देखकर हिप्नोटाइज हो गए थे। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए, पर उन्होंने में सब ये सब कर दिया। इसलिए अब तुम मुझसे जलन बंद करो। अगर तुम चाहती हो तुम्हारे सर तुम्हारी तरफ भी अट्रैक्ट हो, तो तुम्हें उसके लिए खूबसूरत पैदा होना चाहिए था। जो तुम हो नहीं, इसलिए भूल जाओ कि इस जन्म में वो नजर उठाकर भी तुम्हें देखेंगे। और हां, मैं लोगों को पनिशमेंट देने से पहले उन्हें एक बार समझती हूं। इसलिए अच्छे से बिहेव करो और एक गुड गर्ल बनकर, जो नहीं तो मैं बेड गर्ल बन जाऊंगी। इतना बोलकर वो उसके हाथों को छोड़ देती है और दोबारा से सोफे की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी रीना पीछे से उसके ऊपर वार कर देती है। लेकिन तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। तो आप सबको क्या लगता है, कौन होगा जिसने रीना का हाथ पकड़ होगा? कमेंट करके बता सकते हो। आप सब, मैं बुरा नहीं मानूंगी। इस राक्षस ने सच में सुन लिया क्या? अब आगे। अनिका जैसे ही जाने वाली होती है, वैसे ही देना उसको करने के लिए अपना हाथ उठा देती है। लेकिन तभी बीच में ही कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वहीं पर एक बहुत ही कोल्ड आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की? उस आवाज को सुनते ही अनिका के पैर अपनी जगह पर ही जम जाते हैं और वो कसके अपनी आंखों को बंद कर लेती है और अपने मन में कहती है, क्या ये यहीं पे था? क्या इसने वो सब कुछ सुन लिया जो अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था? अगर ऐसा है तो अब ये इंसान मेरे साथ क्या करेगा? ये सब सोते हुए बहुत धीरे से पीछे मुड़ती है तो शिवाय उसको ही घूर रहा होता है। उसकी नजरों को अपने ऊपर फिल करके अनिका अपने मन में कहती है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है जैसे ये मुझे अभी जिंदा चबाना चाहता है। हे भगवान, अपने इस मासूम सी बच्ची को बचा लेना इस राक्षस से। वही शिवाय फिर उस मैड की तरफ देखता है और हमसे उसके हाथों को छोड़ देता है और फिर अपने पास से एक रुमाल निकालकर अपने हाथों को साफ करने लगता है, जैसे उसने किसी गंदी चीज को छू लिया हो। और फिर वो अपने पीछे खड़े ड्रेस शॉप की तरफ देखते हुए कहता है, इसे यहां से ले जाओ और हां, अब से ये किसी को नजर नहीं आनी चाहिए।
वो मैट जैसे ही शिवाय के इस बात को सुनती है, वो तुरंत अपने घुटनों का बल बैठ जाती है और कहती है, आई एम रियली सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन शिवाय उसकी एक भी नहीं सुनता है और वो अपने कदम अनिका की तरफ बढ़ा देता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तो क्या कह रही थी तुम? अनिका जबरदस्ती की हंसी हंसते हुए कहती है, मैं तो बस आपकी तारीफ कर रही थी कि आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो। अब जैसा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। शिवाय उसकी बात सुनकर एकदम से उसके फेस के करीब झुक जाता है और कहता है, लेकिन मुझे तो कुछ और सुनाई दिया था, तुम सोने की बातें कर रही थी। अनिका, हाँ याद आया, मैं सोने जा रही थी तो मैं यही उसे बता रही थी। ऋषभ जो शिवाय के पीछे ही खड़ा होता है, वो अनिका के इस बात को सुनकर हंसने लगता है और अपने मन में कहता है, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, हम दोनों ने तुम्हारी सारी बातों को सुन लिया है और अब शिवाय तुम्हें इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं जाने देगा, क्योंकि उसे पसंद नहीं कोई इसके बारे में अफवाहें फैलाए। तभी शिवाय अनिका की तरफ देखता है और कहता है, ऋषभ के साथ जो और जाकर अपने लिए एक बॉडीगार्ड चूज करो। अनिका उसकी बात सुनकर मुंह बनाने लगती है और कहती है, मुझे किसी बॉडीगार्ड की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद की हिफाजत खुद ही कर सकती हूं। शिवाय वहां से जाते हुए कहता है, मैं तुमसे तुम्हारी चॉइस नहीं पूछी है कि तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं, इसलिए इसको फॉलो करो और कुछ देर बाद आकर मुझे मिलो। इतना बोलने के साथ ही वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही अनिका का मुंह बन जाता है और फिर वो ऋषभ से कहती है, अगर तुम्हें देखना हो, क्या हो, तो मुझे उल्लू के पास लेकर चलो, मैं भी तो देखो किन नमूनों को पाल रखा है तुम्हारे बॉस ने। ऋषभ कहता है, वो मेरा बॉस नहीं है। अनिका, हाँ समझ गई, वो तुम्हारा बॉस है या दोस्त ना, इसके बारे में मुझे जानना है और ना ही मेरा इससे कोई लेना देना है। थोड़ी देर बाद अनिका ऋषभ के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़ी होती है, जहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वो लोग जैसे ही वहां पर ऋषभ के साथ एक लड़की को देखते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा शोर शराबा होने लगता है। तभी एक बॉडीगार्ड दूसरे बॉडीगार्ड से कहता है, देखो यहां पर एक लड़की है, ये लड़की कितनी प्यारी, आज से पहले तो यहां पर कोई भी लड़की नहीं आई है, फिर ये यहां पर क्यों आई है? तभी उन सभी बॉडीगार्ड का हेड कैप्टन कहता है, उसे लड़की पर तुम लोग अपनी गलती नजर मत डालो, वो शिवाय सर की वुमन है। तभी दूसरा बॉडीगार्ड कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है सर, तो इतनी बोरिंग है कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं हो सकती, फिर ये लड़की वुमन कैसे हो सकती है? तभी एक और बॉडीगार्ड कहता है, मैंने इस लेडी को अपने आंखों से उनके साथ देखा था जब वो इसको अपने गोद में लेकर पैलेस आ रहे थे। तभी दूसरा कहता है, अगर ये सर की गर्लफ्रेंड है तो यहां पर क्या कर रही है? तभी कैप्टन कहता है, तुम लोग अपनी हालत तो देखो, एक लड़की को देखकर तुम सब इस तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गया हो। अगर तुम लोग ऐसे ही करते रहे तो सर को प्रोडक्ट कैसे करोगे? इसलिए तुम सब इस सारी चीजों को इग्नोर करो और अपने प्रैक्टिस पर ध्यान दो। वही अनिका उन अब को देखते हुए कहती है, क्या ये सब ओबेरॉय फैमिली के बॉडीगार्ड्स हैं? ऋषभ उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, नहीं, ये सब शिवाय के का पर्सनल बॉडीगार्ड्स है और ये सब उनके लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल है। तभी अनिका को वहां पे बहुत सारे वेपन्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने के बाद उसके आंखों में चमक आ जाती है और वो एक एक करके उन सारी चीजों को टच करके देखने लगती है और कहती है, वाओ, ये वेपन तो बिल्कुल मेरी वेपन की तरह है, मैं हमेशा इसे ही यूज करती थी। और तभी उसकी नजर एक कोने में राखी एक बहुत ही चमकदार चीज पर पड़ती है और जब वो उसे उठाकर देखती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो ऋषभ को दिखाते हुए कहती है, ये किसका है? ऋषभ अनिका के हाथ में पड़े हुए गन को देखता है। वो गन एक अमेरिकन गन होती है। ऋषभ अनिका को बिना डरे उसको जब लोड करते हुए दिखता है तो वो एकदम से डर जाता है और कहता है, अरे अरे, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है ये क्या है? अनिका उस गन को बहुत ही आसानी के साथ फिक्स करके लोड कर लेती है और कहती है, हाँ मुझे पता है ये क्या है। फिर वो एक एक करके उस गन की सारी डिटेल को उसे बता देती है। अनिका की बातें सुनने के बाद ऋषभ का मुंह खुला का खुला रह जाता है
और वो अपने मन में कहता है, आखिर ये लड़की है कौन, ये आई कहाँ से है। तभी अनिका कहती है, अरे बताया नहीं ये किसकी है। ऋषभ उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, ये शिवाय का ही है। अनिका उसकी बात को सुनकर उसे बंदूक को उसकी तरफ उछाल देती है और ऋषभ जल्दी से उसे कैच कर लेता है और एक राहत की सांस लेता है। अब से और अभी से तुम मेरे हो। अनिका उसकी बात को सुनकर उसे बंदूक को उसकी तरफ उछाल देती है और ऋषभ जल्दी से उसे कैच कर लेता है और एक राहत की सांस लेता है। अब आगे। तभी अनिका की नजर एक छोटे से चाकू के चाहती है जो बहुत ही ज्यादा साइन कर रहा होता है। वो तुरंत जाकर उसे उठा लेती है और कहती है, ये मेरे लिए काफी है, इससे तुम्हें कितनों की जान ले सकती हूं। ऋषभ जब उसकी बात सुनता है तो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगता कहता है, क्या कहा तुमने। अनिका कहती है, अरे मैं ये बोल रही थी, मैं इसे कितनों की जान ले सकती हूं, आई मीन कितनी मछलियों की। इससे मछली काटने में बहुत मजा आएगा ना। ऋषभ, ओह तो ऐसे बोलो ना, मुझे कुछ और ही लगा था। अनिका, क्यों, तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि मैं इसे इंसानों को मारने की बातें कर रही हूं। तभी ऋषभ कहता है, चलो ये सब छोड़ो और मेरे साथ उधर चलो, हम तुम्हारे लिए एक अच्छे से बॉडीगार्ड को चुनते हैं। वैसे भी लोगों को मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है। थोड़ी देर बाद अनिका ऋषभ के साथ सारे बॉडीगार्ड के सामने खड़ी होती है। ऋषभ उन बॉडीगार्ड से कहता है, मैं आप सभी को किसी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। इनसे मिलो, ये है मिस अनिका जो शिवाय सर के बेबी को बर्थ देने वाली है और इनका एक स्पेशल बॉडीगार्ड्स की जरूरत है। तो तुम लोगों में से जो भी इनका स्पेशल बॉडीगार्ड बनना चाहता है वो आगे आए। लेकिन बॉडीगार्ड्स में से कोई भी बॉडीगार्ड अनिका का बॉडीगार्ड बना नहीं चाह रहा होता है क्योंकि वो सब शिवाय के पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं और वो उसको ही सर्व करना पसंद करते हैं, किसी और को नहीं। तभी कैप्टन आगे आता है और कहता है, ऋषभ सर, मैं आपसे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ये कहना चाहता हूं कि हम सब सिर्फ सर को ही प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी ट्रेनिंग मेहनत करते हैं। हम अपना वक्त किसी मिस्ट्रेस बेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप दिन के लिए किसी और को ही देखिए। अनिका जैसे ही अपने लिए मिस्ट्रेस शब्द सुनती है उसको बहुत ही तेज गुस्सा आता है और वो कैप्टन पर चिल्लाते हुए कहती है, मैंने जितना सुनना है उसे हिसाब से यहां पर हारने वालों को जीतने वाले की बात सुननी पड़ती है। तो चलो मुझे फाइट करो और मुझे जीत कर दिखाओ। अगर मैं जीत गई तो तुम मेरी बात मानोगे और अगर तुम जीत गए तो मैं यहां से चली जाऊंगी। तो चलो तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए। और फिर वो ऋषभ की तरफ अपने गुस्से भरी आंखों से देखते हैं और कहती है, ऋषभ तुम अपने कपड़े उतारो। ऋषभ तो उसकी बात सुनकर एकदम हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, फाइट तुम दोनों करने वाले हो तो मैं कपड़े क्यों उतारूं। और वो अनिका को घूरने लगता है। अनिका उसको एक किलर लुक देती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं इन कपड़ों में फाइट करूंगी, इसलिए चलो कपड़े उतारो। थोड़ी देर बाद अनिका ऋषभ का ब्लैक कलर का शर्ट पहना होता है और ब्लेजर को अपने कमर पर बांध ली होती है और वो आकर उन सारे बॉडीगार्ड के सामने खड़ी हो जाती है और वो उस ब्लैक कलर के शर्ट में सुपर हॉट लग रही होती है। सारे लोग उसे ही देख रहे होते हैं। अनिका उसके सामने आते हुए कहती है, सॉरी, मुझे कपड़े चेंज करने में थोड़ी देर हो गई। कैप्टन अनिका को देखते हुए कहता है, मैं ओबेरॉय फैमिली का बॉडीगार्ड होने के नाते पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें ज्यादा हर्ट ना करने की और मैं आशा करता हूं तुम सिगरेट नहीं करोगी। वही दूसरी तरफ ऋषभ को देखते हैं जो अनिका का कपड़ा किसी तरह से अपने ऊपर लपेटकर बैठा हुआ होता है और रोते हुए कहता है, मुझे मेरा कपड़ा चाहिए, मुझे मेरा कपड़ा ला कर दो। वही अनिका कैप्टन के सामने खड़ी होती है और कहती है, चलो मेरे ऊपर अटैक करो। कैप्टन उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, मिस अनिका मुझे माफ कर देना। इतना बोलकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अनिका बीच में ही उसके अटैक को रोक देती है और अपने मन में कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर मेरी अपनी बॉडी होती तो मैं इसको एक 5 में ही हरा देती, लेकिन मेरी ये वाली बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक है फाइट के लिए, इसलिए इसको हराने में मुझे थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। वही कैप्टन जब देखता है अनिका ने उसके 5 को ड्रॉप कर लिया है
तो वहां पर हैरान हो जाता है। लेकिन तभी अनिका कैप्टन के ऊपर बैक अटैक कर देती है, जिसे देखने के बाद कैप्टन भी कहता है मानना पड़ेगा, ये काफी तेज है। फिर वो किसी तरह से उसके अटैक को डॉज करता है। लेकिन जब अनिका देखती है कि उसने उसके अटैक को डॉज कर लिया है, तो वो जल्दी से उससे पीछे हट जाती है और स्पीड के साथ अपने पैर को उसके सर पर दे मरती है और फिर कहती है मैं कभी भी किसी फाइट में नहीं हारी हूं। और फिर वो उसके मुंह पर एक मुक्का देते हुए उसको दूर फेंक देती है और इसी के साथ कैप्टन की हार हो जाती है, क्योंकि कैप्टन जमीन पर गिर गया होता है और अनिका ने उसकी इतनी तेजी से मारा था कि उसे पता भी नहीं चला था किसके साथ हुआ क्या है। और अब अनिका उन सबके सामने आते हुए कहती है यकीन है कि तुम अब रिग्रेट नहीं करोगे। और आसपास के जितने भी बॉडीगार्ड थे वो इस फाइट को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके कैप्टन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो नॉर्मल से दिखने वाली लड़की से हार गया उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा होता है। वो सारे अपने मन में कहते हैं क्या सच में ये लड़की इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। वही अब तक ऋषभ भी बाथरूम से निकालकर वहां पर आ गया होता है। अनिका के कपड़ों को अभी भी वो वैसे ही लपेटा हुआ होता है और जब वो कैप्टन को ऐसे जमीन पर देखता है तो कहता है क्या इसमें सच में ई से हरा दिया। वही कैप्टन उठाते हुए कहता है मेरा तो इस पंच की वजह से सर चक्कर आ रहा है। तभी अनिका कहती है अरे तुम तो बहुत जल्दी उठ गए, चलो ये ज्यादा बुरा भी नहीं है। तभी तुम अपने मन में कहता है क्या मैं सच में एक लड़की से हार गया। फिर वो अपने घुटनों के बाल उसके सामने बैठ जाता है और कहता है जैसा कि मैं पहले कहा था कि अगर मैं हार गया तो मैं आपकी बात मानूंगा, तो अब से मैं आपका पर्सनल बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूं। अनिका कहती है तुम्हें यह करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम अपने सर को फॉलो करना चाहते हो तो तुम उनको ही करो। बस मुझे तुम्हारे उसे वार्ड से नफरत है जो तुमने मेरे लिए यूज किया था, इसलिए कभी भी फ्यूचर में मेरे लिए उस शब्द का दोबारा से यूज मत करना। चलो अब हम दोनों ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे ये फाइट कभी हुई नहीं थी और ना ही हम दोनों के बीच वो बात हुई थी। अब मुझे यहां से चलना चाहिए। लेकिन कैप्टन उसके सामने आ जाता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मेरे उन वर्ड थे लिए और मैं एक रॉयल बॉडीगार्ड होने के नाते अपने शब्दों का मान रखना ज्यादा पसंद करूंगा, इसलिए अब से मैं आपका पर्सनल बॉडीगार्ड हूं और मैं आपके फाइटिंग स्किल से काफी ज्यादा प्रभावित भी हुआ हूं। और फिर वो अनिका से काफी पॉलिटली व्यू में कहता है मिस अनिका, आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपका पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाऊं। अनिका उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और कहती है मिस्टर बॉडीगार्ड, तुम तो शिवाय सिंह ओबेरॉय तो बहुत ही खास कार हो। अगर उसे पता चलेगा तो उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम चाहते ही हो मेरे बॉडीगार्ड बनना तो आज से और अभी से तुम मेरे हो। चलो कपड़े उतारो। अब आगे ऋषभ शिवाय ते सामने खड़ा होता है और वो रोते हुए उसे बता रहा होता है कि कैप्टन अनिका का बॉडीगार्ड बन गया है। ये तो मुझे नहीं पता है ये सब उसने कैसे किया, लेकिन वो सच में फाइट जीत चुकी है। शिवाय ऋषभ को घूरने लगता है और कहता है मैंने तुम्हें साथ जाने के लिए इसलिए बोला था ताकि तुम देख सको वहां पर होता क्या, लेकिन तुमने तो कुछ पता ही नहीं है। वैसे तुमने उसके बैकग्राउंड के बारे में जो कुछ भी पता किया था वो तो उससे बिल्कुल विपरीत है। तुमने बोला था वो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट है, वो किसी से बात नहीं करती है, डर सहमी रहती है, लेकिन वो तो यहां पर आकर फाइटिंग कर रही है। क्या तुम मुझे इसके बारे में सफाई देना चाहोगे? ऋषभ शिवाय की बात सुनकर मुंह बना लेता कहता है मैंने जो उसके बारे में सुना था वो मैंने बता दिया। अब मुझे क्या पता था वो सिर्फ डम बनने का नाटक करती है। शिवाय उसको घूरते हुए कहता है जाकर दोबारा से उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करो, क्योंकि कोई एक रात में इस तरह से नहीं बदल सकता है। ऋषभ वहां से जाने लगता है, लेकिन फिर बीच में ही रुक जाता है और कहता है कैसे हो, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे उसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। शिवाय ऋषभ की बात सुनकर उसको घूरने लगता है और कहता है लगता है कि तुम भूल चुके हो कि वो कौन है। ऋषभ कहता है हाँ मुझे पता है वो कौन है, और मुझे ये भी पता है बेबी हो जाने के बाद वो यहां से चली जाएगी और फिर वो तेरी नहीं रहेगी।
इसलिए अगर मैं उसमें इंटरेस्ट ले भी रहा हूं तो तुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शिवाय ऋषभ की बात सुनकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है और कहता है, ओह, तुम तो कुछ ज्यादा ही जानते हो। तो फिर तुम ये भी जानते होंगे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल भी हो चुके हैं। क्या तुम्हें वो अब भी पसंद है, ये जाने के बाद कि वो मेरे साथ सो चुकी है? ऋषभ शिवाय की बात सुनकर समझ जाता है कि शायद शिवाय अनिका की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और वो नहीं चाह रहा है कि वो उसे छोड़कर कहीं जाए। इसलिए वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी अभी के टाइम में बहुत कम ही लड़कियां पयोरो मिलती है। शिवाय जब देखता है ऋषभ अभी भी हर करने के लिए थे, अब नहीं है, तो वो थोड़े गुस्से में कहता है, अगर मैं उसके साथ ये सारी थिंग्स रोज करूं तो भी तुझे वो चलेगी? ऋषभ उसकी बात सुनकर उसकी तरफ अजीब तरीके से देखने लगता है और स्माइल करने लगता है, जैसे कह रहा हो, तेरे अंदर इतनी हिम्मत है तो उसे हाथ लगाकर दिखा दे। उसके इस स्माइल को देखकर शिवाय चिढ़ जाता है और कहता है, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो डॉट? ऋषभ अपने दोनों कंधे उचका देता है और कहता है, हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, मैं अभी जिस लड़की से मिलकर आ रहा हूं उसको हाथ लगाना इतना आसान नहीं है, इसलिए दूर रहना, नहीं तो पता चला हाथ पर तुड़वा कर एक कोने में बैठे हुए हो। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता होता है उसने लात खाने वाले काम किए हैं। शिवाय अपने विंडो से प्लेग्राउंड को देख रहा होता है, जहां पर अनिका कैप्टन से ही कुछ बातें कर रही होती है। थोड़ी देर बाद अनिका शिवाय ते सामने अपने दोनों हाथों को बांधकर खड़ी होती है और कहती है, तुम मेरी बेइज्जती करना चाहते थे ना, इसलिए तुमने जानबूझकर मुझे उन बॉडीगार्ड के पास भेजा, ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारा आर्डर के बिना कोई काम नहीं करते। तुमने उन्हें कोई भी आर्डर नहीं दिया था मुझे फॉलो करने के लिए। उसके बाद भी तुमने मुझे उन लोगों के पास भेज दिया था ताकि वहां जाकर मेरी बेइज्जती हो सके। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? शिवाय उसकी बात सुनकर अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारे कुछ शब्द पसंद नहीं आते और इसीलिए मैं तुम्हें वापस भेजा था कि तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट मिल सके। अनिका शिवाय की बात सुनकर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम साइको इंसान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर मुझे फाइट करना नहीं आता तो क्या होता है मेरा? शिवाय अपने फाइल को पढ़ाते हुए कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारा एक पैर या एक हाथ टूट जाता। और तभी उसकी नजर अनिका पे जाती है और वो जैसे ही अनिका को देखता है उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल हो जाती है और वो अनिका को घूरते हुए कहता है, तुमने ये क्या पहना हुआ है? अनिका अपने कपड़ों को देखते हुए कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ये कपड़े हैं? शिवाय अनिका ते एकदम पास पहुंच जाता है और उसके कंधों को पकड़ के दबाने लगता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऋषभ ते कपड़ों को पहनने की? अनिका उससे खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहती है, फाइट करने के लिए यही कपड़े ज्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए मैंने इन कपड़ों को पहना है और तुम्हें इससे कोई मतलब होना चाहिए कि मैं किसके कपड़े पहनी हूं और क्यों पहनी है। और वैसे भी तुम्हें इन कपड़ों को लेकर इतना ज्यादा पजेसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे जहां तक पता है तुम दोनों कपल नहीं हो सकते, क्योंकि तुम गे नहीं हो। वही शिवाय अनिका को ऋषभ थे कपड़ों में देखकर अपने मन में कहता है, ये लड़की किसी और मर्द के कपड़े कैसे पहन सकती है, और ये इन्हीं कपड़ों में उन सबके सामने गई थी। क्या इसे पता नहीं है, जब कोई लड़की किसी मर्द का कपड़ा पहनती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो उसका होना चाहती है। शिवाय ते दिमाग में जैसे ही ये बात क्लिक करती है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर वो उसके कंधों को छोड़कर एकदम से उसके साथ के बटन को ओपन करने लगता है। अनिका उसके हाथों पर मारते हुए कहती है, तुम साइको इंसान मेरे कपड़े क्यों खोल रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम इस तरह से दीन दहाड़े मेरा फायदा नहीं उठा सकते हो। अनिका जब देखती है शिवाय का कोई मूड नहीं है उसे छोड़ने का, तो वो अपनी रिक्वेस्टिंग टोन में कहती है, मिस्टर ओबरॉय प्लीज ऐसा मत करिए, देखिए मैं एक लड़की हूं और आप मेरे कपड़ों को इस तरह से नहीं खोल सकते हो, मेरी भी कोई इज्जत है यार। शिवाय उसके शर्ट के 3 बटन को खोल चुका होता है और कहता है, और वो इज्जत मैंने पहले ही ले ली है,
इसलिए अब तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे देखने के लायक ना हो। और वैसे भी मैंने तुम्हें बिना कपड़ों का ऑलरेडी देख रखा है, तो तुम्हें इतना ज्यादा शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलने के साथ ही वो उस शर्ट को उसके जिस्म से अलग करके जमीन पर फेंक देता है और अब करने का अपने इनरवियर में उसके सामने खड़ी हुई होती है और वह दोनों हाथों को क्रॉस करके खुद को छुपाने की कोशिश कर रही होती है। तभी शिवाय उसको एक टी शर्ट लाकर उसके गले में डाल देता है, कहता है, इसे पहनो और जो यहां से। अनिका शिवाय की उस टी शर्ट को जल्दी से पहन लेती है और वहां से निकलते हुए कहती है, तुम साइको सिंह ओबेरॉय, बस मेरे इस बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाने दो, उसके बाद आज की हरकत के लिए अगर मैं तुम्हारा ये पूरा कपड़ा नहीं बिगड़ना तो मेरा नाम भी अनिका नहीं। अनिका ये सब चिल्लाकर बोल रही होती है, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद बॉडीगार्ड सब उसकी इस बात को सुन लेते हैं और सब उसकी आंख फाड़ कर देखने लगते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसी लड़की नहीं देखी थी जो ऐसे दिन दहाड़े किसी को धमका सके। वही शिवाय उसकी बात सुनकर उसको देखने लगता है और फिर धीरे से कहता है, फिर तो मुझे उसे दिन का इंतजार रहेगा। फिर वो मेशन टेप पीछे से निकाल के मेशन के अंदर चला जाता है। कॉलेज का फर्स्ट डे। अब आगे अनिका किचन में अपने खाने के लिए कुछ बना ही रही होती है कि तभी वहां पर एक गार्ड आता है और अनिका को एक बैग देते हुए कहता है, मैम, ये आपकी पर्सनल चीज जो आप अपने साथ लेकर आई थी। अनिका उस बैग को ले लेती है और उसे गार्ड को वहां से जाने का इशारा कर देती है। उसके बाद वो बैग को खोल कर देखती है तो सबसे पहले उसको अपने कॉलेज का आईडी कार्ड मिलता है और फिर एक डायरी मिलती है जिसमें लिखा हुआ होता है, मुझे किसी भी हाल में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, अभी जाकर मुझे एक अच्छी जॉब मिल पाएगी और मैं इन लोगों से दूर हो पाऊंगी। और भी बहुत कुछ उसे डायरी में लिखा हुआ होता है। छोटे छोटे सपने लिखे हुए होते हैं जिसे अनिका अपनी लाइफ में करना चाह रही होती है। अनिका वह सब पढ़ने के बाद दुखी हो जाती है और फिर अपने मन में कहती है, कोई बात नहीं, ये सारे सपने मैं पूरा करूंगी तुम्हारे लिए। फिर उसमें उसको कॉलेज के बुक्स और नोट्स बुक्स में गया मिलते हैं तो वो उन्हें लेकर पढ़ने लगती है और अपने मन में कहती है, अगर मुझे सच में एक अच्छी जॉब चाहिए, तुमसे पढ़ाई करनी और सर्टिफिकेट लेना होगा, तभी जाकर मुझे एक अच्छी जॉब मिल पाएगी। क्योंकि यहां पे लोग उसका एजुकेशन सबसे पहले देखते हैं, काबिलियत बाद में। इसलिए अब मुझे इस बॉडी में रहकर सबसे पहले कॉलेज को कंप्लीट करना होगा। फिर वो खाना खाती है और सोने चली जाती है। अनिका को आर्मी कैंप में रहने की आदत होती है, जिसकी वजह से उसकी नींद सुबह 4 बजे ही खुल जाती है और वो उठकर सबसे पहले जॉगिंग करने के लिए जाती है। उसके बाद आकर अपने लिए नाश्ता तैयार करती है, फिर शावर लेकर आती है और बैठकर पहले भरपेट नाश्ता करती है। उसके बाद वो कॉलेज के लिए तैयार होने के लिए चली जाती है। तैयार होने के बाद वो अपने आप को मिरर में देखकर कहती है, नाउ आई एम रेडी। उसने एक ब्लू जीन्स, व्हाइट क्रॉप टॉप पहना हुआ था और बालों की पोनीटेल बनाया था। वो बाहर आकर जल्दी से अपने व्हाइट स्नीकर्स पहनते हुए कहती है, मिस्टर बॉडीगार्ड, मैं कॉलेज के लिए जा रही हूं और तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। मैं खुद की हिफाजत खुद ही कर सकती हूं, सो डोंट वरी अबाउट मी। कैप्टन उसकी बातें सुनकर अपना सर झुका लेता है और कहता है, ठीक है, मैं आपका यहीं पर रहकर इंतजार करूंगा और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे एक कॉल कर दीजिएगा, मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। अनिका उसको बाय बोलकर निकल जाती है। द विल्सन कॉलेज। विल्सन कॉलेज इंडिया का नो 1 कॉलेज। यहां हर किसी का एडमिशन नहीं होता। यहां सिर्फ अमीर पेरेंट्स ही अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं। ये एकेडमी ओबेरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व सीईओ ने बनवाई थी। ओबेरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। मिस्टर ओल्ड ओबेरॉय की ख्वाहिश थी कि वो इंडिया का नंबर 1 कॉलेज बनाए, एक ऐसा कॉलेज जो बहुत डिफरेंट हो, जिसका नाम उन्होंने विल्सन रखा था। इस कॉलेज को बनवाने में करोड़ों रुपए लगे थे। इस कॉलेज में हर तरह की फैसिलिटीज है, चाहे वो म्यूजिक हो या डांसिंग या फिर स्विमिंग और मॉडलिंग। ये एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहां हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। इस कॉलेज में एडमिशन पाना सबके लिए एक सपने से कम नहीं है। तो इस तरह से बना इंडिया का नंबर 1 कॉलेज
जो कि मुंबई शहर में है, जिसे अमीरों का कॉलेज भी कहते हैं। लेकिन अमीरों का ये शानदार कॉलेज बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से उतना ही हॉरिबल भी। अनिका भागते हुए जा रही थी और खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती है, ओह, मुझे ही लेट तो होना ही था। उफ, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो खुद में ही बड़बड़ाए भागे जा रही होती है और साथ ही वो अपने बुक्स को भी सही कर रही होती है। जो इधर उधर हो गए होते हैं, उसका सारा ध्यान अपने बुक में ही था। और वो सामने से आते हुए किसी लड़के से टकरा जाती है और जिसके चलते अनिका के हाथों से सारी बुक्स उछलकर सामने से आते हुए एक लड़के की तरफ जा गिरती है और वो खुद भी नीचे गिर जाती है। हाँ, बस इसी की कमी थी जो अब पूरी हो गई देख कर भी नहीं चला जाता। तुझसे अनिका, वो खुद पर ही गुस्सा करते हुए कहती है। फिर अनिका उस लड़कों को देखती है जिससे वह टकराई होती है। उस लड़के ने ब्लैक जीन्स के साथ व्हाइट शर्ट कैरी की थी और वो अनिका को ही देख रहा था। अनिका उस लड़के को घूरते हुए कहती है, अगर तुम्हारा मुझे घूरना हो गया है तो यहां से हटाने का कष्ट करोगे। और क्या तुम अंधे हो या फिर तुम्हें दिखाई नहीं देता है जो तुम लोगों से टकराते फिर रहे हो। फिर अनिका सामने से आते उस लड़के की तरफ देखती जिसकी तरफ उसकी बुक गिरी थी। उस लड़के के साथ दो लड़के और भी थे जो उसके साथ ही खड़े थे। वो बुक उस लड़के के चेहरे पर लगने ही वाली होती है कि तभी वो लड़का अपने बाएं हाथ से वो बुक हवा में ही पकड़ लेता है और फिर उस बुक को अपने चेहरे के सामने कर आगे पीछे से पलट कर देखता है और एक नजर अनिका की तरफ देखता है और फिर बुक को दोनों हाथों से पकड़कर अनिका की आंखों के सामने ही दो हिस्सों में फाड़ देता है और बुक को एक तरफ फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अनिका को तो समझ ही नहीं आता कि ये अभी अभी क्या हुआ। वो तो बस अपनी आंखें बड़ी कर हैरानी से उस लड़के की तरफ देखती रह जाती है जिसकी अब सिर्फ उसे बैग दिखाई दे रही थी। फिर वो अपनी दोनों आंखें बंद कर अपना सिर ऊपर उठाकर अपने मुंह से कुछ बुदबुदाती है और बुक को उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है कि तभी कोई पीछे से अनिका के बाल पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाता है। अनिका पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर एक लड़की खड़ी थी जिसने अपने चेहरे पर ढेर सारा मेकअप किया हुआ था। आसान शब्दों में उसे मेकअप की दुकान कहना गलत नहीं होगा। कुछ लड़कियों के साथ खड़ी होती है और तभी उन लड़कियों में से एक लड़की उस मेकअप की दुकान से कहती है, दीप्ति देखो तो आज कौन आया है। मैं तो लगा था ये डर कर भाग गई, लेकिन ये तो फिर से वापस आ गई। इस बार इसे अच्छे से सबक सिखाना ताकि ये दोबारा कॉलेज की तरफ देखने की हिम्मत भी ना करे। दीप्ति उस लड़की की बात सुन टेढ़ी स्माइल कर कहती है, सही कहा मिया, तुमने इसे तो मैं आज बहुत अच्छा सबक सिखाने वाली हूं, क्योंकि इसने आज दो दो गलती की है। पहले गलती इस कॉलेज में आने की है और दूसरी गलती इसने हमारे मोस्ट हैंडसम चार्मिंग पर्सन के ऊपर बुक फेंकने की। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे आहान की तरफ बुक फेंकने की। अगर उसे चोट लग जाती तो डॉट। तभी वहां पर खड़ी तीसरी लड़की कहती है, अरे दीप्ति, ये इसने जानबूझ कर किया होगा ताकि ये आहान की नजरों में आ सके। तुम्हें पता है ना, ये जब से कॉलेज में आई है तब से कोई ना कोई ऐसी हरकत आहान के सामने करती ही रहती है। इसे लगता है ऐसा करने से ये आहान की नजरों में आ जाएगी, लेकिन इसे नहीं पता है आहान गलती करने वालों को छोड़ना नहीं है। अगर ये गलती से भी उसकी नजरों में आ गई ना, तो इसका वह दिन आखिरी दिन होगा इस कॉलेज में। भगवान, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो। अब आगे अनिका उन सब की बातें सुनकर अपने मन में कहती है, अरे यार, इस लड़की ने कितने लोगों से पंगे ले रखे हैं। एक मिनट में ये क्या बोल रही हूं। ये लोग खुद है जो मुझे पंगे ले रहे हैं। ये लोग वही है जो हमेशा से अनिका को पसंद करता है, लेकिन ये लोग अब ये नहीं जानते कि मैं अब वो अनिका नहीं हूं जो इन लोगों के हाथों से बली हो जाया करती थी। मैं तो वो हूं जो लोगों को बुली करती है। मैं कहाँ सोचा था कि आराम से कॉलेज जाऊंगी, पढ़ाई करूंगी और डिग्री लेकर वापस आ जाऊंगी, लेकिन अब लग रहा है इन बदतमीज बच्चों को सही लाइन पर अब मुझे ही लाना पड़ेगा। ये सब सोचते हुए वो दीप्ति के हाथों से अपने बालों को छुड़ाते हुए कहती है, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। और फिर वो दीप्ति से दूर होते हुए कहती है,
एनीवे, एक बात बताओ, ये आहान है कौन? क्या वो कोई तोप है, या फिर वो तुम सबका भगवान है जो तुम लोग उसके नाम की माला जप रहे हैं? जब से कॉलेज में आई हूं एक ही नाम सुन रही है, आहान ये है, वो है, ये कर देगा, वो कर देगा। अनिका की बात सुनकर दीप्ति और बाकी सभी लड़कियां अनिका को पहले हैरानी से देखती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। फिर दीप्ति अनिका के बालों को जोर से पकड़ते हुए कहती है, अरे सुनो, इस बहन जी को तो ये भी पता नहीं है आहान है कौन। उसके बाद भी ये उसके आगे पीछे घूमती रहती है। चलो, आज तुमने पहली बार हमसे कुछ पूछा है तो मैं तुम्हें इसके बारे में बता ही देती हूं। आहान बत्रा ये भी एक सुपर रिच फैमिली से बिलोंग करता है, हमारी पुराने प्रेसिडेंट का पोता है और नेट प्रेसिडेंट का इकलौता बेटा और इस कॉलेज का सबसे इंटरेस्टिंग बांदा। ये सिर्फ अपने दो दोस्तों के साथ रहता है और इसे दूसरों से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, खासकर इसे तुम्हारे जैसी लड़कियां तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये काफी मिस्टेरियस पर्सनैलिटी है और ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, बिल्कुल एक प्रिंस चार्मिंग की तरह। उसकी बातों को सुनकर शनिका गंदा सा मुंह बना लेती है। तभी दीप्ति आगे कहती है, और हाँ, इससे दूर रहना, क्योंकि ये बहुत ही गुस्सैल और जिद्दी है, लेकिन सबसे शानदार भी है। इस कॉलेज की सारी लड़कियां उस पर मरती है, लेकिन वो किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। उसकी मर्जी के बगैर उसे कोई छू भी नहीं सकता, वरना वो खुद नहीं जानता सामने वाले का क्या हाल करेगा। किसी भी लड़की को वो अपने करीब आने नहीं देता, हाथ लगाना तो दूर की बात है। लेकिन तुमने उसके ऊपर बुक फेंकने की हिम्मत की है, हाउ डेयर यू। ये कहकर दीप्ति गुस्से में और जोर से अनिका के बाल पकड़ लेती है। अनिका, जो चुपचाप से दीप्ति की बात सुन रही होती है, दीप्ति के चुप होने पर अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेती है। फिर अचानक ही झटके के साथ दीप्ति का हाथ अपने बालों से हटाकर उसके हाथ को कमर पर ले जाकर मोड़ देती है, जिसे देखकर क्लास के सारे लोग एकदम से हैरान रह जाते हैं। तभी दीप्ति के साथ आई लड़की अनिका की तरफ आती है, जिसे देखकर अनिका गुस्से में कहती है, अगर किसी ने मेरी तरफ आने की कोशिश भी की तो मैं इसका हाथ तोड़कर इसके दूसरे हाथ में दे दूंगी। इसे सुनने के बाद वह लड़की अपनी जगह पर ही रुक जाती है। फिर अनिका दीप्ति की तरफ देखती है और कहती है, हो गया तेरा आहान पुराण, कब से तारीफ किए जा रही है और मैं चुपचाप से सुन रही हूं, क्योंकि मैंने सोचा चलो जान ही लेते हैं आखिर है कौन ये आहान। जब से आई हूं तब से एक ही नाम सुन रही हूं, लेकिन मुझे जितना जानना था मैं जान गई हूं। अब तू चुपचाप से मेरी बात सुन। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे सो कॉल्ड आहान से, कितना अमीर है, कैसा दिखता है, क्या करता है, ब्ला ब्ला ब्ला। आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ मेरे काम से मतलब है। मैं यहां सिर्फ पढ़ने आई हूं, तो मुझे पढ़ने दो। मैंने इस यूनिवर्सिटी में कदम रखने से पहले ही सोच लिया था मैं चुपचाप अपने काम से काम रखूंगी, पर तुम लोगों ने मजबूर कर दिया अपना असली रूप दिखाने के लिए। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, मुझे भी नहीं पसंद कि कोई भी मुझे टच करे, वो भी बिना मेरी मर्जी के, गॉट इट। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाल पकड़ने की और उन्हें खींचने की? अगर तुमने मुझे अगली बार छूने की हिम्मत भी कि ना, तो तुम्हारा ये कोमल हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। अपने इस हाथ का इस्तेमाल तुम सिर्फ अपने चेहरे पर ये मेकअप थोपने में किया करो, वही अच्छा लगता है। ये कहकर अनिका दीप्ति का हाथ छोड़ देती है और अपनी बुक्स उठाकर एक नजर दीप्ति और बाकी सारे लड़के लड़कियों की तरफ देखती है। फिर जिस तरफ आहान आ हुआ होता है उसी तरफ चली जाती है। सभी लड़के लड़कियां हैरानी से जाती हुई अनिका को देखते रहते हैं जब तक वो उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती, क्योंकि आज उन्होंने पहले अनिका की आवाज सुना होता है, क्योंकि अनिका उन सब के साथ इस कॉलेज में 6 मंथ पहले से पढ़ रही होती है, लेकिन आज तक उसने कभी भी किसी से भी बात नहीं की होती है। हमेशा अपना सर झुकाकर चुपचाप से बस सबकी बातें मानती थी, लेकिन बोलती कुछ नहीं थी। अनिका आसमान की तरफ सिर उठाकर देखते हुए कहती है, आप बहुत खुश होंगे ना मुझे परेशान करके। ओ गॉड, आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है जो मैं सोचती हूँ हमेशा उसका उल्टा ही करते हैं। मेरे साथ पहले तो मुझे मारकर किसी और के बॉडी में भेज दिया, और अब इससे भी मन नहीं भर रहा है तो इन लोगों को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं क्या सोच कर आई थी
कि मैं एक अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप से पढ़ाई करूंगी और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी, लेकिन आप तो उसके उल्टा ही करवाने पर लगे हुए हैं। बट कोई नहीं, अगर आप मेरे से यही चाहते हैं तो यही सही, मैं लोगों को सही रास्ता जरूर दिखाऊंगी। फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, मैंने यूनिवर्सिटी में कदम रखने से पहले सोचा था शराफत से पढ़ाई करूंगी, किसी से कोई मतलब नहीं रखूंगी, ये लड़ाई झगड़ा तो बहुत दूर की बात है, पर दुनिया शराफत से जीने ही नहीं देती। आज सुबह से ही मेरा दिन खराब है, पता नहीं सुबह किसका चेहरा देखा था, लेकिन मैं उसे लड़के को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मुझे उस आहान से अपना हिसाब लेना था। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बुक फाड़ने की। वैसे इस कॉलेज में 3 ग्रुप है जो अनिका को अब तक परेशान करते आए हैं। एक से तो मैंने निकट लिया, अभी 2 बाकी है, उन दोनों का भी आज ही मैं काम तमाम कर देती हूं। फिर आराम से मैं एक अच्छी बच्ची की तरह पढ़ाई करूंगी। सॉरी, लेकिन तुम्हारे जैसे बच्चे मेरे नहीं हो सकते। अब आगे। अनिका फिर अपने क्लासरूम में आकर बैठ जाती है और एक टीचर जाकर उनका क्लास लेना स्टार्ट भी कर देता है। ऐसे ही लंच का टाइम हो जाता है और सब कैंटीन एरिया की तरफ चले जाते हैं। अनिका भी अपनी जगह से उठती है और कैंटीन एरिया की तरफ जाने लगती है। तभी उसको रास्ते में ही 4-5 लड़कों का ग्रुप मिल जाता है, जो अनिका को देखते ही उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ओह, तो फाइनली तुम आ ही गई। वैसे जिस तरह से तुम इतने दिनों से गायब थी, लगा नहीं था कि तुम कभी वापस आओगी। चलो अब आ ही गई तो हमारा काम करो। अनिका अपने हाथ बांधकर उन सब के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, कौन सा काम करना है सर? उनमें से एक लड़का कहता है, जाकर हमारे लिए स्नेक्स बाय करके लाओ और फिर हमें एंटरटेन करने के लिए हमारे सामने एक सेक्सी सा डांस करो। अनिका उसे लड़के की बात सुनकर उसकी घूरने लगती है और कहती है, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो डॉट। अनिका की बात सुनकर एक लड़का आगे आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और फिर उसके पास झुकते हुए कहता है, फिर हम तुम्हारे साथ वो करेंगे जो एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है। वैसे सच कहूं तो तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, तो तुम्हें अब हमारा हो ही जाना चाहिए। तभी दूसरा कहता है, बॉस सही बोल रहे हैं, तुम उनकी गर्लफ्रेंड बन जाओ, वो तुम्हें रानी बनाकर रखेंगे और फिर लोग भी तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं करेंगे। अनिका उनकी बात सुनकर एक सैड सा फेस बना लेती है और कहती है, सॉरी, लेकिन तुम्हारे बॉस मुझे ना बहुत ही ज्यादा अगली लगते हैं, इसलिए मैं उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती हूं। लेकिन अगर वो मेरे साथ कुछ करना ही चाहते हैं तो मैं उनका क्या ही बिगाड़ पाऊंगी, क्योंकि वो कहां एक स्ट्रांग बॉय है और मैं कहां एक वीक गर्ल हूं। तभी वो लड़का हंसते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो, लेकिन तुमने मुझे इस बार फिर से रिजेक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब देखो मैं तुमसे इस चीज का कैसे बदला लेता हूं। इतना बोलकर वो अनिका ते एकदम पास आ जाता है और वो अनिका ते चिक्स को पकड़ने के लिए अपना हाथ जैसे ही आगे बढ़ता है, वैसे ही अनिका उसका हाथ बीच में ही पकड़ लेती है। वो लड़का ये देखकर हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें लगता है तुम मुझे अपनी इन नाजुक हाथों से रोक पाओगी? वो अभी इतना ही बोला हुआ होता है कि तभी उसको अपने हाथों में बहुत ही तेज दर्द महसूस होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और एक आवाज के साथ उसकी कलाई टूट जाती है और वो चिल्लाते हुए अपना हाथ पकड़ के वहीं पर बैठ जाता है। तभी अनिका कहती है, ओह सॉरी, मेरे इन नाजुक हाथों ने तुम्हारे स्ट्रांग हाथों को गलती से तोड़ दिया। वही जब और लड़के देखते हैं कि अनिका ने उनके बॉस के हाथ को तोड़ दिया है, तो वो सब अनिका के सामने जाकर खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम्हें हमसे कोई भी नहीं बचाने वाला है। अनिका थे बगल में ही हॉकी स्टिक पड़ा हुआ होता है, जिस हॉकी स्टिक का उसे करके वो लोग बाकी लोगों को बुली करते थे। अनिका उन हॉकी स्टिक में से एक हाल की स्टिक को उठा लेती है और उसको घूमने लगती है और कहती है, चलो देखते हैं कौन बचता है और कौन नहीं। इतना बोलने के साथ ही वो उन सबको मारना स्टार्ट कर देती है। किसी के पीठ पर मरती है, तो किसी के सर पर, तो किसी के पांव पर, और कुछ देर में वो सारे लोग घायल होकर वही जमीन पर पड़े हुए होते हैं। और एक लड़का तो आकर अनिका थे पैरों को पकड़ लेता है और कहता है, मेरी मॉम ने मुझे कुछ दिन पहले बताया था
कि हर एक औरत काली माँ का रूप होती है, लेकिन मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया उनकी बातों पर कि वो सही कह रही थी। प्लीज मेरी माते, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी गलती फिर मुझसे कभी दोबारा नहीं होगी। अब से मैं हर एक लड़के की अंदर माँ काली का रूप देखूंगा और उनकी पूजा करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। अनिका उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगती है और कहती है, अब मेरे बच्चे ने मुझसे इतने प्यार से माफी मांगी है, तो चलो मैं तुम्हें माफी कर देती हूं। लेकिन हाँ, ये माफी सिर्फ तुम्हारे लिए है। वो लड़का थैंक यू कहते हुए कनिका के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अब से मैं आपकी हर एक आजा को मानूंगा, जैसे एक पुत्र अपनी मां की आज्ञा को मानता है। अनिका उस लड़के को घूर कर देखती है और कहती है, ओ ये ज्यादा रोल में ना घुसो, समझे वैसे भी मेरा बेटा तो तुम्हारी तरह कभी नहीं होगा, इसलिए खुद को मेरा बेटा बोलना बंद करो और जाकर मेरे एक कुर्सी लेकर आओ। खड़ा होकर मेरे पैर में दर्द होने लगा है। वो लड़का अनिका को सॉरी बोलता है और फिर उसके सामने लाकर एक कुर्सी को रख देता है। अनिका आराम से उसे कुर्सी पर बैठी है और उसे हॉकी स्टिक को उन सारे लड़कों की तरफ करते हुए कहती है, चलो अब तुम सब उठकर एक लाइन में चुपचाप से खड़े हो जाओ। वो सारे लड़के किसी तरफ उठते हैं और जाकर अनिका के सामने एक लाइन बनकर खड़े हो जाते हैं। अनिका उन सबको देखते हुए कहती है, हाँ तो मेरे प्यारे चंगू मंगू, तुम सब अपना नाम बताओ कि मुझे। वहां पे 5 लड़के होते हैं और उनका नाम कुछ इस तरह से होता है, आकाश, अमित, सुमन, प्रतीक, आलोक। अनिका कहती है, अरे यार, तुम सबके नाम तो कुछ ज्यादा ही लंबे हैं। चलो आज से मैं तुम लोगों का नामकरण करती हूं। आकाश, अमित, तुम दोनों का नाम ए और बी होगा और बाकी तुम तीनों का चंगू मांगू तंगू होगा। हाँ तो चंगू मांगू, तुम दोनों जाओ और कैंटीन से मेरे लिए एक मिल्क शेक और एक सैंडविच ले जाओ। और हाँ, जल्दी से आना, मुझे बहुत तेज की भूख लगी हुई है। अगर थोड़ी सी भी लेट हुई ना तो मैं तुम दोनों के टांगे तोड़ दूंगी। वो दोनों उनकी बातें सुनकर तुरंत वहां से निकल जाते हैं और फिर बाकी से बच्चे 3 लोगों की तरफ देखती है और कहती है, तुम इन सब के बॉस हो ना, तो आज से बाद अगर इन चारों में से कोई भी कुछ भी गलती करता है तो मैं तुम्हें ढूंढ के मरूंगी। और अगर तुम चाहते हो कि तुम ना पीटो तो तुम्हें ध्यान रखना होगा, ये चारों कोई भी गलती से भी गलती ना करें। कहता है, लेकिन अगर गलती ये सब करेंगे तो मैं क्यों पीटूंगा। अनिका उसकी बात सुनकर स्माइल करती हो कहती है, क्योंकि तुम इन सब के लीडर हो ना, इसलिए। तभी चंगू मंगू वहां पर आ जाते हैं। अनिका उनके हाथ से मिल्क सीख लेती है और उसे पीने लगती है और कहती है, वाओ ये तो काफी टेस्टी है, मुझे पसंद आई। इतना बोलकर वो उनको वही चेयर पे बैठा देती है और दूसरे साइड से आकर जैसे ही बैठने वाली होती है, वैसे ही को किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर शिवाय खड़ा होता है। वो शिवाय को यहां पर देखकर उसको घूरने लगती है और कहती है, मिस्टर ओबेरॉय, आप इस वक्त यहां पर क्या कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई काम वाम नहीं है जो जब देखो तब मुंह उठाकर यहां पर चले आते हो? अनिका की बात सुनकर रिधि जी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, हे भगवान, इस लड़की की रक्षा करना मेरे बेटे से। शिवाय अनिका की बातें सुनकर उसको घूरने लगता है और फिर वो उसके करीब जाकर कहता है, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मेरा यहां पर आना अच्छा नहीं लगा? वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये घर मेरा है, इसलिए मैं जब जाऊं तब यहां पर आ सकता हूं और तुम मुझे रुकने वाली कोई नहीं होती हो। इतना बोलकर वो अनिका ते और करीब हो जाता है और वो उसके बालों को स्मेल करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर अपनी मां को देखकर एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, आप यहां पे क्या कर रही है? रिधि जी को लगता है वो पकड़ी गई और वो कुछ बोलने वाली होती है, उससे पहले ही अनिका उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, ये मेरी मेहमान है, तुम्हें कुछ भी नहीं बोल सकते हो। मानती हूं ये तुम्हारे घर पर काम करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसके ऊपर भी अपना रूल थोपोगे। शिवाय अनिका को घूर कर देखता है और कहता है, तुम्हें पता भी है ये कौन है? अनिका को शिवाय की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है
और वो गुस्से में अपनी उंगली उसकी तरफ करते हुए कहती है, उनके कपड़ों को तो देखकर लग रहा है वो यहाँ पर गार्डन में काम करती होंगी। चिकन के कपड़ों पर बहुत ज्यादा मिट्टी लगी हुई है, लेकिन तुम उनको उनके काम की वजह से या फिर उनके जाट की वजह से उन्हें नीचा नहीं दिखा सकते हो। मेरे लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है और ना कोई जात भेदभाव करने वाला होता है। मेरे लिए वो सिर्फ एक इंसान है जो मेरी माँ की उम्र की है, और ये अच्छी सी काफी उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए। और वैसे भी जब तक मैं यहां पर हूं तब तक के लिए ये घर मेरा है, और मैं यहां जिसको चाहूं इसको बुला सकती हूं, उसको खाना खिला सकती हूं, और तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शिवाय घूर कर अपनी मॉम को देखता है और कहता है, ठीक है, तुम तो चाहे वो कर सकती हो। और ये लो चार्ट, इसके अकॉर्डिंग तुम्हें हर चीज करना है और अपना ध्यान रखना होगा। इसमें जो जो चीजें लिखी है उन सारी चीजों को तुम्हें मनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी किसी भी लापरवाही की वजह से मेरे बेबी को कोई नुकसान पहुंचे। अनिका उसके हाथ से उस चार्ट पेपर को ले लेती है और कहती है, ठीक है, मैं लिखी हुई सारी चीजों का मैं अच्छे से पालन करूंगी और तुम्हारे बेबी को कुछ नहीं होने दूंगी। फिर वो जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठने वाली होती है कि तभी उसे कुछ याद आता है, और फिर वो पीछे मुड़कर शिवाय की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है, अब मैं इसी के घर में रह रही हूं तो इतनी इंसेंसिटिव होना भी ठीक नहीं है, खाने के लिए पूछ लेती हूं। अपने मन में इतना सोचकर अनिका शिवाय से कहती है, मिस्टर ओबेरॉय। अनिका की आवाज सुनकर शिवाय अपना चेहरा हल्का से अनिका की तरफ करता है। खिड़की से आती हुई हल्की सी हवा में अनिका के लंबे काले बाल उड़ रहे थे, जो उसके सुंदर से चेहरे को और भी ज्यादा सुंदर बना रहे थे। शिवाय उसके चेहरे में एक सेकंड के लिए खो ही जाता है, लेकिन फिर वो एक अजीब सी स्माइल के साथ कहता है, क्या कुछ कहना है? अनिका उससे पूछती है, क्या आप खाना खाओगे? अगर खाओगे तो फिर मैं निकाल देती हूं, नहीं तो फिर आप जहां से जा सकते हो, क्योंकि ऐसे किसी के सामने खाना अच्छा नहीं लगता है जब सामने वाला खड़ा होकर आपको देख रहा हो। अनिका बात सुनकर शिवाय की नजर डाइनिंग टेबल पर रखे हुए खाने पर जाती है, जो खाना बहुत अच्छा दिख रहा था। हालांकि वो सिर्फ फ्राइड राइस था, लेकिन उसके साथ उसने और भी बहुत सारी चीजें खाने के लिए बनाई थी। फिर वो हल्की आवाज में अनिका को हक कह देता है और जाकर अपनी मॉम के बगल वाली चेयर को निकलने लगता है बैठने के लिए। वही शिवाय के मुंह से हाँ सुनकर अनिका सोच में पड़ जाती है, इस घमंडी इंसान ने मुझे हक कह दिया, ये कैसे पॉसिबल हुआ? खैर, मुझे क्या, इतना सोचकर अनिका डाइनिंग टेबल पर बैठने वाली होती है, लेकिन तभी उसकी नजर शिवाय पर जाती है और वो उसको घूरते हुए कहती है, अभी तो कुछ देर पहले तुम्हें हमसे प्रॉब्लम हो रही थी, अभी तुम उनके बगल में जाकर बैठ रहे हो। अब तुम्हें नहीं लगता है कि उनकी हैसियत तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है? शिवाय अनिका से कहता है, मैं तुमसे कब ऐसा बोला था? मैंने तो तुमसे सिर्फ ये पूछा था, तुम्हें पता है ये कौन है? डॉट। अनिका कहती है, हाँ तो तुम्हारा मतलब तो वही था ना कि तुम इस जैसी औरत को अपने साथ बैठ कर सकती हो। शिवाय कहता है, जब तुम्हें पता है तुम्हारे पास ज्यादा दिमाग नहीं है तो तुम फिर भी क्यों अपने दिमाग को खर्च करती हो? डॉट। अनिका, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है मैं बददिमाग हूं? शिवाय, जो तुम सोच लो। अनिका कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी रिधि जी कहती है, लगता है आप दोनों अभी ज्यादा देर तक लड़ाई करोगे, इसलिए मैं अब चलती हूं। अनिका उसकी बात सुनकर कहती है, आई एम सो सॉरी, रुक, मैं अभी खाना निकलती हूं। फिर वो तीनों के लिए 3 प्लेट में खाना निकलती है और फिर वो किचन से जाकर 2 अलग ग्लास में हॉट चॉकलेट, जो उसने मीठे के लिए बनाया था, वो लाकर रख देती है। अपने सामने रखी थाली को देखकर शिवाय अपने मन में सोचता है कि सिंपल खाना वो अपनी लाइफ में आज पहली बार खाने वाला है। फिर शिवाय चम्मच उठाता है और एक चम्मच फ्राइड राइस रायते के साथ खा लेता है, और वो उसको इतना अच्छा लगता है कि वो सब कुछ खा लेता है और हॉट चॉकलेट उठाकर पीने लगता है। वही रिधि जी शिवाय को घूर घूर कर देख रही होती है और अपने मन में कहती है, ये तो मीठा नहीं खाता है, तो ये आज हॉट चॉकलेट कैसे पी रहा है? वही कहा शिवाय एक प्लेट चावल खाया होता है, वही रिधि जी थोड़ा और करके 3 प्लेट चावल खा चुकी होती है।
थॉर जैसे ही चौथी फ्लैट लेने वाली होती है, शिवाय उनका हाथ टेबल के नीचे से पकड़ लेता है और कहता है, क्या आप पूरी रात खाना ही खाने वाली है? मैं तो बस इस लड़की को देखने आई थी। अब आगे अनिका सैंडविच और मिल्क से खत्म करने के बाद उन सब की तरफ देखती है और फिर अपना हॉकी स्टिक उठाकर इन सब के राउंड राउंड घूमने लगती है और कहती है, आज से बाद कल मैं तुम सब में से किसी को भी देख लिया कि तुम लोग किसी को परेशान कर रहे हो तो अपने टांगे करवाने के लिए तैयार रहना। और हां, अब से तुम लोग किसी के ऊपर भी दादागिरी नहीं करोगे, बल्कि एक अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई करोगे और सबकी मदद करोगे जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। तभी तंगू कहता है, पढ़ाई क्या घंटा करेंगे जब हमें कुछ पढ़ना आता ही नहीं है। तो अनिका उसकी बात सुन लेती है और कहती है, ठीक है, कल से लंच टाइम में तुम सब मुझे जाकर यहां पर मिलोगे और मैं तुम सबको उस टाइम पर पढ़ाऊंगी। और अगर किसी ने भी इस क्लास को स्कीप करने की गलती की तो तुम्हें पता है मैं तुम सबके साथ क्या करूंगी। और हाँ, दोबारा से मेरे साथ पंगे लेने के बारे में सोचना भी मतलब नहीं, तो मैं तुम लोगों को दोबारा इससे भी ज्यादा गंदी तरीके से मारोगी और फिर पूरे कॉलेज वालों को भी पता चल जाएगी कि तुम लोगों ने एक लड़की के हाथ से मार खाया है। इसलिए अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो आज से चुपचाप से मेरी सारी बातें तुम सबको माननी पड़ेगी। और हां, अब से तुम सब मेरे हो और अब मेरी नजर हर वक्त तुम सब पर ही रहेंगी। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। उसने जाते ही वो सब वहीं पे बैठ जाते हैं और तभी यह कहता है, यार वो कितना ऑसम फाइट करती है, एक बार में हम पांचों को हरा दिया। तभी चंगू मंगू कहते हैं, तुम अपना मुंह बंद करो, तुम्हारा चक्कर में आज हम लोगों को एक लड़की के हाथ से पीटना पड़ा और तुम खुश तो ऐसे हो रहे हो जैसे तुमने कोई लॉटरी जीत ली हो। वैसे एक चीज अच्छा हुआ, हम सबको किसी ने मार खाते हुए नहीं देखा, नहीं तो हम लोग तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। वही एक लड़का पिलर के पीछे खड़ा होकर सारे तमाशा को बड़े ही गौर से देख रहा होता है और फिर वो अनिका को जाते हुए देखने लगता है और कहता है, आज तक ये कॉलेज मुझे बहुत ही ज्यादा बोर करते हुए आया है, लेकिन चलो अब कुछ तो अच्छा देखने को मिल रहा है। लग रहा है अब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है और सबसे ज्यादा अगर कुछ इंटरेस्टिंग है तो वो ये लड़की है। थोड़ी देर बाद अनिका कॉलेज से निकलते ही सबसे पहले मॉल जाती है और वहां से अपने लिए 3-4 सेट कपड़े लेती है और घर के लिए और 2 जीन्स, बाहर के लिए उसके साथ एक स्कर्ट, कुछ अंडरगारमेंट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स और खाने पीने की चीजें लेकर वापस उस वुडन हाउस में आ जाती है। फिर वो शावर लेती है और अभी अभी खरीदी हुई एक वाइट कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की शॉर्ट पैंट पहन लेती है और फिर कुछ बनाने के लिए किचन में चली जाती है। सबसे पहले वो अपनी लाई हुई चीजों को किचन में अरेंज करती है और फिर काफी देर सोचने के बाद वो फ्राइड राइस बनाने का डिसाइड करती है। सबसे पहले वो एक गाजर, एक शिमला मिर्च, एक प्याज और कई तरह की सब्जियां काटती है और चावल को पकने के लिए रख देती है और सब्जियों को फ्राई करने में लग जाती है। फिर वो तुरंत चावल को सब्जियों में मिलाकर फ्राइड राइस बना लेती है। फिर फ्राइड राइस के साथ खाने के लिए वो चटनी, सलाद, पापड़ और पीने के लिए छाछ भी बना लेती है और फिर सारी चीजों को ले जाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और खुद अंदर चली जाती है कुछ काम से। वही दूसरी तरफ वुडन हाउस के पास 2 औरत खड़ी होती है और ये कोई और नहीं रिधि और सरिता ओबेरॉय होती है। सरिता जी कहती है, दीदी मुझे लगता है आपको अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर घर में किसी को पता लगे आप उसे लड़की से मिलने गई है तो सब गुस्सा करेंगे। रिधि जी कहती है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम टेंशन मत लो। वैसे भी मैं कोई उससे रिश्ता थोड़ी बनाने जा रही हूं, मैं तो बस उस लड़की को एक बार देखता चाहती हूं, क्योंकि तुम्हें पता है ना, एक बच्चे के अंदर उसकी मां के गुण भी आते हैं। इसलिए मैं देखना चाहती हूं
उस लड़की का बिहेवियर कैसा है। सरिता जी कहती है, चलिए ये सब तो ठीक है, लेकिन आप क्या इन्हीं कपड़ों में उसके सामने जाएगी? करते इस तरह से उसके सामने जाएंगे तो आपको 1 सेकंड में पहचान जाएगी और आप पकड़ी जाएगी। रिधि जी कहती है, तो अब तुम ही बताओ मैं अब क्या करूं? और उसके सामने किसी तरह से जाओ कि वो मुझे पहचान ना पाए कि मैं कौन हूं। रिधि सरिता जी दोनों इस बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नजर वहां पर काम कर रही एक औरत पर जाती है जो गार्डन को साफ कर रही होती है। वो दोनों पहले उस औरत की तरफ देखती है और फिर एक दूसरे की तरफ और फिर स्माइल करने लगती है। थोड़ी देर बाद अनिका अपने कपड़ों को चेंज करते जैसे ही हॉल में आती है, वैसे ही उसको डोर नॉक होने की आवाज आती है। अनिका जब जाकर दरवाजा खोलता है तो वहां पर एक औरत खड़ी हुई होती है जिसकी साड़ी थोड़ी थोड़ी सी एक दो जगह से फटी हुई होती है और उसमें काफी मात्रा में मिट्टी लगी हुई होती है। अनिका ऊपर से नीचे तक उस औरत को देखती है और फिर अपने चेहरे पे बहुत ही प्यारी सी स्माइल आती है और कहती है, क्या हुआ माजी डॉट, आपको कुछ चाहिए क्या? वो औरत अनिका थे चेहरे की तरफ देखती है और कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। और ये औरत कोई और नहीं रिधि जी होती है जो उसे गार्डन में काम करने वाली औरत के कपड़े पहनकर यहां पर आ गई होती है। बदले में उस औरत को अपने कपड़े दे दी होती है और कुछ पैसे भी, ताकि वो अपने लिए कपड़े ले सके। अनिका उनकी बात सुनकर स्माइल करने लगती है और कहती है, थैंक यू माँ जी। तभी रिधि जी को रियलाइज होता है उन्होंने ये बात तेज से ही कह दिया, इसलिए वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है और फिर इधर उधर देखते हुए कहती है, वो मुझे पानी मिल सकता है क्या, मुझे प्यास लगी है। अनिका कहती है, हाँ क्यों नहीं, अंदर आइए। रिधि जी अनि को ध्यान से देखती है और कहती है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे घर के अंदर आऊंगी तो तुम्हारा घर गंदा हो जाएगा, मेरे कपड़े गंदे हैं और मेरे पैरों में भी मिट्टी लगी हुई है। रिधि जी ये सब बोलकर अनीता के चेहरे की तरफ देखने लगती है और कहती है, ये लड़की, जरूर मुझे मना कर दीजिए अंदर आने से। लेकिन अनिका उसकी सोच से उलट कहती है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से साफ कर लूंगी, आप अंदर आ जाइए। फिर वो उनके लिए पानी लेने के लिए चली जाती है और वही रिद्धि की अंदर जाकर उसे जगह को ध्यान से देखने लगती है और कहती है, ये लड़की है तो बहुत सुंदर और काफी ज्यादा समझदार भी है और इसका नेचर भी काफी अच्छा है और इसमें इस घर को भी काफी अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। कल मिलकर ये मेरे पोते की मां बनने के लिए सूटेबल है। तभी अनिका भी पानी लेकर आ जाती है और उनको एक गिलास में पानी निकाल कर लेती है। तभी रिधि जी की नजर डाइनिंग टेबल पर रखे हुए खाने पर जाती है और वो उसे खाने को ध्यान से देखने लगते हैं क्योंकि वो खाना दिखने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा होता है। अनिका जब उसके नजरों को फॉलो करती है तो उसे लगता है कि शायद इनको को भी भूख लगी है। ये सोचते हुए वो रिधि जी से कहती है, पानी बाद में पी लीजिएगा, चलिए पहले हम लोग खाना खा लेते हैं। रिधि जी उसकी बात सुनकर एकदम से चौंक जाती है और कहती है, क्या मैं? अनिका, हाँ क्यों, आप खाना नहीं खाती क्या? रिधि जी, खाती हूं, लेकिन तुमने ये खाना तो अपने लिए बनाया था ना, तो तुम मुझे खिला दोगी तो तुम्हें कम नहीं पड़ जाएगा। अनिका एकदम से उनके हाथ को पकड़ लेती है और डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाते हुए कहती है, मैंने काफी ज्यादा बनाया है, ये खाना हम दोनों के लिए काफी होगा।